नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। दोपहर के 1 बज गए, वक्त है आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी का। मैं हूं सौरभ शर्मा और स्टूडियो में आ चुके हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, राजकुमार सिंह जी, प्रोफेसर अमिताभ सिंह जी हमारे साथ हैं। राहुल महाजन जी प्रोग्राम में पहुंचने वाले हैं। आज बहुत बड़ा दिन है बंगाल के लिए, क्योंकि प्रचार खत्म हो गया है। बैटल ऑफ बंगाल में आज शाम को प्रचार थम जाएगा, लाउडस्पीकर हो जाएंगे बंद, और इसके अब यह तय हो गया कि जिसको जो कहना था वो जनता ने सुन लिया। पहले फेज में जो वोटिंग हुई है उसी वोटिंग की उम्मीद दूसरे फेज से भी की जा रही है। अब सवाल यह कि आखिरी दिन टीएमसी से लेकर बीजेपी ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत तो झोंकी, लेकिन क्या कहा? बीजेपी की तरफ से मैदान खुद संभाला हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अभी उन्होंने एक सभा खत्म की है। अमित शाह रोड शो कर रहे हैं। योगी की काफी कैंपेन्स, रोड शोज आज लगे हुए हैं। मतलब बीजेपी के जितने टॉप फेसेस हैं वो आज प्रचार के आखिरी दिन पूरी तरीके से जमीन पर उतरे हुए हैं। टीएमसी की तरफ से ममता बनर्जी से लेकर अभिषेक बनर्जी, उन्हीं दोनों ने मोर्चा संभाल रखा है और आज भी वही दोनों ताबड़तोड़ सभाएं कर रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले नॉर्थ 24 परगना के बैरकपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सभा की और उन्होंने कहा कि जो उत्साह मैं इस बार देख रहा हूं लोगों में, लगता है कि 4 मई के बाद मुझे बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण में आना ही पड़ेगा। ऐसे दावे वो और राज्यों में भी करते आए हैं। कई बार दावे सही साबित हुए हैं, कुछ बार नहीं भी साबित हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार और उड़ीसा के बाद अब बंगाल में कमल खिलने की बारी है। मैं आपको बयान सुनाऊंगा, लेकिन आप सोचें जरा, इस पूरे कैंपेन को आप एक बार देखिए तो बीजेपी का पूरा फोकस क्या था? डरना नहीं, भय नहीं, भरोसा है। ममता के गुंडे जा रहे हैं, टीएमसी का सिंडिकेट राज खत्म हो रहा है, कारखाने बंद हो गए, हमको कोलकाता की और बंगाल की तस्वीर बदलनी है। क्या जनता को इन बातों पर भरोसा हुआ? खास तौर पर यह दूसरा राउंड जहां पर बीजेपी कमजोर है। कमजोर इस सेंस में हम कह रहे हैं कि पिछली बार उसको यहां बहुत कम सीटें मिली थी। फर्स्ट फेज में ज्यादा उसको फिर भी अच्छा बेहतर प्रदर्शन था, लेकिन पहले फेज में जो हुआ वो हुआ। इस चरण में उसको अपना प्रदर्शन दुगना तिगुना बहुत बेहतर करना पड़ेगा, तभी वो उम्मीद कर सकती है 15 साल के बाद जो नारा है ना, पलटाओ सरकार, उसको सार्थक करने का। क्या वो दूसरे चरण में होने जा रहा है? हमारे पास कुछ चुनावी डेटा भी है कि लड़ाई कितनी मुश्किल है बीजेपी के लिए, और प्रधानमंत्री ने इतनी ताकत क्यों झोंकी हुई है वो आपको देख के समझ में आएगा। खासतौर पर कोलकाता, ममता बनर्जी का गढ़, वो पढ़ा लिखा वर्ग जिसकी हमने कल भी खूब बात की थी, अगर उसका मन बदला है तो समझिए बंगाल का मन वाकई बदल रहा है। तो वहां की भी एक और ग्राउंड रिपोर्ट आज हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले सुनते हैं प्रधानमंत्री ने बिहार, ओडिशा, उसके बाद अब बंगाल में भी भाजपा के मुख्यमंत्री बनने की भविष्यवाणी कैसे की। चुनाव में वैसे ये मेरी आखिरी सभा है और बंगाल में जहां जहां गया हूं, बंगाल के लोगों का जो मैंने मिजाज देखा है, मैं इस विश्वास के साथ वापस जा रहा हूं कि 4 मई के नतीजों के बाद बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में मुझे आना ही है। 13 से प्रधानमंत्री बनने से पहले से इस बात को पूरे कमिटमेंट के साथ कह रहा हूं कि जब पूर्वी भारत आगे बढ़ेगा, पूर्व का उदय होगा, तो देश आगे बढ़ेगा। बीते समय में अंग यानी बिहार ने कमल खिलाया है, कलिंग यानी ओडिशा ने कमल खिलाया है, अब बंग यानी बंगाल की बारी है। और यहां जो माहौल मैं देख रहा हूं, इस बार बंगाल में भी कमल खिलना तय है। और आप देखिए जरा, आज आखिरी दिन है, एक पल भी गंवाना नहीं है किसी को भी। अभी आपके सामने लाइव बोल रहे थे जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ, उससे पहले प्रधानमंत्री उतरे हैं मंच से, और अब ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये भी लाइव तस्वीर है। मतलब मंच से उतरे, गाड़ी में बैठे और वो रोड शो शुरू हो गया। ये बैरकपुर का रोड शो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। मतलब आखिरी दिन, आखिरी घंटे, एक भी पल गंवाना नहीं। जनसंपर्क में जितना जनता के बीच जा सकें वो उनको करना है, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी पार्टी का सारा बीड़ा उन्हीं के ऊपर है। अब जो उन्होंने कहा कि लगता है 4 मई के बाद शपथ के लिए आना ही पड़ेगा, उन्होंने कहा मैं इस भरोसे के साथ जा रहा हूं कि आप भाजपा की सरकार बनाने जा रहे हैं। क्या उस भरोसे के साथ हमारे मेहमान स्टूडियो में आए हैं आज? राहुल महाजन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। त्रिपाठी जी बताइए, 4 मई के बाद प्रधानमंत्री जाएंगे शपथ में? किसकी?
देखिए, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या कोई भी बड़ा नेता जब बोलता है तो उसके पास अपने सोर्सेज होते हैं, अपने रिसोर्सेज होते हैं, और बहुत बड़े रिसोर्स होते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से जिस तरह से चुनाव पलटा है और जिस तरह से ममता बनर्जी ने अपने ऊपर विश्वास खो दिया है, ये पहली बार हुआ है कि ममता बनर्जी जैसी नेता, उसने अपने ऊपर विश्वास खो दिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आत्मविश्वास बहुत तेजी से बढ़ता दिखा है। अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो जिस तरह से फंसी हुई दिखी है, और चूंकि बार बार इसकी चर्चा हो रही, तो मैं ये जरूर कह दूं, क्योंकि उन 142 सीटों को कहा जा रहा है कि भाई ये तो एकदम से साफ वाली है, 17-18 सीटें भाजपा जीती थी, 18 शायद, तो वो क्या होगा। मेरा ये मानना है कि कम से कम 3 गुना जंप भारतीय जनता पार्टी दूसरे चरण के चुनाव में लेने जा रही। और ये एक मिनट इस्तेमाल कर लेना, उपयोग कर लेना, ये तो हम सब चाहते हैं, लेकिन उपयोग करें क्या अगर आदमी होबे न करे। मतलब आप जरा सोचिए कि आप गाड़ी से निकले मंच से और 4 आदमी है नहीं, तो इस धूप में कोई कितनी देर तक रहेगा, वो दिखाएगा ही नहीं, कहेगा कैमरा बंद करो, मोदी जी भी कहेंगे कैमरा बंद करो। अभी क्यों कैमरा चल रहा है? क्योंकि पूरे रास्ते पर, सड़क के किनारे, इमारत के ऊपर, खिड़की से झांकते हुए वो बंगाल के लोग खड़े हैं। और इसको यूं भी समझिए कि अगर इतनी बड़ी भीड़, जहां रैली रही होगी वो रैली, और उसके बाद इतना बड़ा वो जो रास्ता है, उस रास्ते पर भी वो भीड़ खड़ी हुई है, बैरिकेड लगे हुए हैं, तो इसका सीधा सा मतलब हुआ मोदी जी को वहां करंट बढ़िया वाला मिल रहा है। इसी आधार पर वो कह रहे हैं कि लौट के आएंगे, शपथ ग्रहण कराएंगे। लेकिन जाहिर है भाजपा का शपथ ग्रहण होगा। आपने कहा कि दूसरे चरण में 142 में भाजपा तिगुना कर देगी अपनी, बिल्कुल, 50-51 बिल्कुल, तब भी तो चाहिए 100 पहले फेज में, मिल जाएंगे उनको। पहले चरण में 100 आ रहा है। मुझे लगता है अब 150 में मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं दिख रहा है। 150 के पार है भारतीय जनता। लिख दिया जाए। और अगर एग्जैक्ट लिखना चाहते हैं तो 154 का नंबर लिखिए। 154 हर्षवर्धन त्रिपाठी जी के नाम के आगे दर्ज हो गया है सर आज, ये आज की तारीख के साथ। और मैं आपको, क्योंकि ये सेकंड फेज है और मैं इसका भी आपको डेटा देने वाला हूं थोड़ी देर में कि क्यों इतना मुश्किल है, क्यों वो भी तिगुना ही पहुंचे हैं, 18 के भी 142 में भी 50 ही पहुंचे ना अब भी। तो क्यों है ये मुश्किल? उससे पहले आपको कोलकाता का जरा मिजाज दिखाते हैं। हमारे संवाददाता पवन नाराव लगातार कोलकाता में, वही नहीं, हमारे 4-5 रिपोर्टर इस वक्त कोलकाता में ही घूम रहे हैं, वहीं लोगों से वो बात कर रहे हैं। अब वो जाकर लोगों से वो पूछ रहे हैं कि मौजूदा सरकार बरकरार रखनी है या बदलनी है। एक ही सवाल हर किसी से कर रहे हैं वो। आप जवाब सुनिएगा कोलकाता के लोगों का। दादा, अब की बार सरकार बदल या बरकरार? बरकरार। बरकरार। दादा, सरकार बदल या बरकरार? बदलना चाहिए। बदलना चाहिए। बदलना चाहिए। पीछे से तेज आवाज। बदलना चाहिए। बदलना चाहिए। बदलाव होगा। बदलाव होगा। दादा, आपका क्या आकलन? सेम मतलब बदलना चाहिए। बदलना चाहिए। बदलना चाहिए। बदलना से वही चल रहा है, कुछ हो नहीं रहा। हाँ। सरकार तो चेंज होना जरूरी है ना। बरकरारी की बदलाव बदलाव हो सकता है। हो सकता है। दादा, आखिरी दिन चुनाव प्रचार का, सबकी बातें सुन ली, अब क्या? चेंज तो होगा ही। सरकार बदलाव है कि बरकरार है? ना जे सरकार अच्छी वही सरकार ही पक्के हमरा। अच्छा, जो आई है वो ही बढ़िया है। सरकार बरकरार की बदलाव? बदलना पड़ेगा। बदलना पड़ेगा। बदलाव की बरकरार? सिर्फ एक ही सवाल है आज, फाइनल डे। नहीं, बदला नहीं चाहिए। बदला नहीं चाहिए जी नहीं। सरकार बदल की बरकरार? वो तो है हैं? एकदम। एकदम क्या? चेंज होना ही है। होना ही है। हाँ। सरकार बदल या बरकरार? बरकरार रहेगी। बदल सकता है। सरकार बदल है कि बरकरार है? देखिए, बदल के हिसाब से ही वोट देंगे, क्योंकि यहाँ पे बेरोजगारी है, यहाँ पे उन्नयन नहीं है। बरकरारी की बदलाव? बरकरार रहना ठीक है। बरकरार रहना चाहिए। सर, बदलेगा। बदलेगा। बहुत लोगों की बातें सुन ली, बरकरार की बदलाव। हमारा आज का सवाल सिर्फ सीधा है, बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। सरकार बदल की बदलाव? एक सवाल सिर्फ। बदलाव चाहिए। बदलाव। बदलाव चाहिए। बदल या बदलाव? बदलाव। बदल या बदलाव? बदलाव। बदलाव। बदल या बदलाव? बदलाव। 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 गजब कर दिया पवन नारा ने। देखिए, एक ही सवाल हर किसी से, बरकरार या बदलाव। सड़क पे, बस में, ट्रेन में, सब जगह घूम लिए। सबसे अच्छी बात थी, जैसे आमतौर पर जो टीवी देखते हैं तो उनको कई लोग कहते हैं कि मान लीजिए चैनल का मन कर जाए तो काट ले अपना अपना वाला, जो उसके मन में आ जाए, रिपोर्टर के या जो भी है। लेकिन यहां जो पवन नारा ने किया है, वो आपके सामने कट टू कट पूछा और वहीं अगल बगल खड़े 2 लोग 2 बात बता रहे हैं।
अब अगर उससे अनुमान लगाना चाहें तो इसको कहते हैं ना कि थोड़ा चावल तो समझ में आ रहा है, क्या पक रहा है कि नहीं पक तो रहा ठीक है सर, बदल या बदलाव? नहीं, क्या बदल या बरकरार? बदल या बरकरार? देखिए मुझे मैं ये नहीं कह सकता कि बदल या बरकरार। मैं ये जरूर कहूंगा कि देखिए तस्वीर थोड़ी सी बदली तो है ही पिछले कुछ समय में। अगर आप लास्ट इलेक्शन भी देखें तो अगर उसके हिसाब से भी देखें तो लोकसभा इलेक्शन में खास तौर से जो ग्रेटर कोलकाता या कोलकाता का इलाका ही है उसमें जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है 47 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऐसे थे जिसमें बीजेपी जो है उसने जो है बढ़त हासिल की। तो बदल कहीं ना कहीं ऐसा तो है ही कि बीजेपी ने इनरोड्स बनाया और ये ऐसा है जिसमें ग्रेटर कोलकाता के इलाके 24 परगना के इलाके अगर उसमें बीजेपी अच्छा करती है तो बदलाव हो। राहुल जी आज सेफ मत खेलिए प्लीज, आज सेफ नहीं। अगर हर्षवर्धन आप बताइए आपको क्या लग रहा है? हर्षवर्धन जी सारी कैलकुलेशन के बाद 154 बोल रहे हैं। हाँ, तो मैं क्या बोलूं कि अच्छा नहीं तो आप बताइए ना, आपको लग रहा है? भाई मैंने तो खुद कहा, ये कह रहे हैं बड़ी एम्फेटिकली कि सरकार बनेगी भाजपा की, 154 पहुंचे, 148 तो मिनिमम चाहिए ना, तो 6 ही ऊपर जगह है ये भी। बिल्कुल, अब वो बताइए। पूरी कैलकुलेशन के बाद 6 ऊपर लेके जा पाए हैं। हाँ। तो ऐसा तो बिल्कुल साफ साफ नहीं दिखाई देता। बीजेपी का आना मुश्किल लग रहा है आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ये लगता है कि टफ लड़ाई है, देखना पड़ेगा क्या हो। सर बदल या बरकरार? देखिए मैं तो पहले से कह रहा हूं बहुत क्लोज कंटेस्ट है और इस मुकाबले में कुछ भी हो सकता है। पहली बार बीजेपी ने इतनी कड़ी टक्कर दी है। 2021 में भी 200 का नारा था लेकिन वो टक्कर जमीन पर नजर नहीं आ रही थी, इस बार नजर आ रही है। उसके बावजूद अगर हर्षवर्धन जी, मोदी जी और अमित शाह के 200 पार के नारे को थोड़ा सेफ खेलते हुए 154 बोल रहे हैं तो मान लेना चाहिए कि टक्कर बहुत नजदीकी है, नतीजा कुछ भी हो सकता है। और अगर आंकड़े को परसेंटेज के हिसाब से देख लें और डेमोग्राफी को देख लें तो बीजेपी का टक्कर देना अपने आप में किसी जीत से कम नहीं है। नहीं सर, राजनीति में जीत नहीं सर, ये वाला सर सब जो है दो पैड लगा के खेल रहे हैं आज, इतना सेफ खेल रहे हैं तुम लोग। नहीं, लेकिन एक बात मैं कह दूं, क्योंकि मतलब दो वरिष्ठ लोगों ने दो शब्द का इस्तेमाल किया कि इतना कैलकुलेट करके भी, और दूसरा राजकुमार जी ने कहा कि सेफ। ये सेफ वाला मसला नहीं है। और मेरा ये मानना है कि देखिए जनता तय करेगी, हम आप क्या तय करेंगे किसी अनुमान के आधार पर। लेकिन जो दिख रहा है, जो जनता बोल रही है, जो रिपोर्ट बोल रही है, और ये इसको अगर यूं भी देखें कि जिस सेकेंड फेज के ग्रेटर कोलकाता जिसको कहते हैं उसमें एकदम से वर्चस्व था, वो इस वजह से वर्चस्व नहीं था कि वहां कोई मुसलमान बहुत ज्यादा है, सिर्फ इसलिए था। इसको आप समझिए। मेरे जो अनुमान है या जो मैं नंबर बता रहा हूं वो इसलिए नहीं बता रहा हूं कि कोई मतलब मुसलमान वहां ज्यादा थे। ये भारतीय जनता पार्टी ने तृणमूल के मध्यम वर्ग, तृणमूल के भद्र लोग, तृणमूल के कारोबारी जो उसका कैडर थे उनको ब्रेक किया है। कलकत्ता शहर का मन बदल गया। ये कलकत्ता शहर का मन बदला है। ये जितने लोग, और चूंकि और जगह पर क्या होता है, भाजपा शहर से गांव में जाती है, बंगाल में गांव से शहर में आई। कलकत्ता का मन बदला है सर, लग रहा है आपको? नहीं, कोशिश हुई है, कलकत्ता का मन कुछ तो बदला है, जैसे लोकल बॉडीज की बात कर रहे थे अभी राहुल जी। लेकिन वो मन उतना बदला है कि मैं इसलिए कह रहा हूं कि सेकंड फेज में भी जैसे टीएमसी ने बहुत ज्यादा सीटें जीती और जीत का मार्जिन जो था वो इतना ज्यादा था कि अगर थोड़ा बहुत मन बदलेगा तो उससे नतीजा नहीं बदलता। चलिए प्रोफेसर साहब अपनी राय दे दें, फिर मैं कुछ आंकड़े देता हूं। नंबर बदलेंगे, सरकार बरकरार रहेगी। 77 से 105 होगा, मेरा अपना अनुमान है, क्योंकि मैं पिछले बार से कंपेयर कर रहा हूं। पिछले बार ज्यादा लहर थी। पिछले बार गांव-गांव में आप कहीं जाइए, आप ये लोग यही कहते थे, दिखते थे एटलीस्ट वर्बली कि आप सरकार बदलेगी, लेकिन पिछले बार भी नहीं हुआ। और लोकसभा इलेक्शन ही देख ली ना, ज्यादा दूर पीछे क्यों जा रहे हैं। पिछले बार से बेटर हुआ था तृणमूल कांग्रेस का परफॉर्मेंस। तो मुझे नहीं लग रहा है कि पिछले बार से ना रेटोरिक में चेंज है ना कोई नया बदलाव आया है। तो इससे मुझे लग रहा है सरकार बरकरार रहेगी, बीजेपी के नंबर्स बेशक। चलिए, आपने बड़ी क्लियर बात तो कह दी आपने। क्योंकि जब मुस्लिम पॉपुलेशन की बात होती है तो ग्रेटर कोलकाता के इलाके में भी जो टीएमसी है वो 20.6% मुस्लिम पॉपुलेशन से आगे की बात करता है। राइट। तो इसलिए ये कड़ा मुकाबला है, क्योंकि वो वोट जो है वो बीजेपी को नहीं जाएगा। देखिए ग्रेटर कोलकाता का कैलकुलेशन सीधा सा है, 42% बंगाली हिंदू, 34% या 36% नॉन बंगाली हिंदू और 20% मुसलमान। ये कोलकाता का गणित है, जहां पर हम मानते हैं 35 सीटें मानते हैं। जी, पूरा चुनाव हमने डिस्कशन तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे किया ना पूरे दौरान। ये पूरा चुनाव हिंदू वोटों में डिवीजन का है, मुस्लिम वोटों में डिवीजन का नहीं है। बिल्कुल सही। और आप उसको बीजेपी कितना बचा ले? मैं वही बता रहा हूं, जो हिंदू डोमिनेट वाली सीट हैं, मतलब जहां 25% से ज्यादा हिंदू है, उसमें भी ममता बनर्जी का स्ट्राइक रेट बीजेपी से बेटर है। तो अगर आप हिंदू वोट बैंक में मेजर शेयर बीजेपी और नहीं ले पाती है
तो चुनाव का नतीजा नहीं बदल ये रहा। चर्चा तो हम कर चुके हैं कि बीजेपी के पास 53% हिंदू वोट है, उसको वो कम से कम 65% करना है, 10% 12% हिंदू वोट उसको बढ़ाना है। मैं डेटा दे दूं एक सेकंड, अब क्योंकि आप सेकंड फेज में आपने कहा बीजेपी 3 गुना जाएगी, मतलब 142 में 50 के ऊपर जाएगी, 18 ही थी मात्र, इसीलिए 50 बहुत बड़ी छलांग होगी अगर हुआ तो। लेकिन ये जो 142 सीटें हैं, ये इतना टेढ़ा काम है बीजेपी के लिए। आप बस थोड़ा सा मेरे साथ 2 मिनट धैर्य से रहिएगा। बीजेपी टीएमसी को ओवरऑल स्टेट में वोट मिला था 48%। इस सेकेंड राउंड की जितनी सीट्स हैं इसमें उसको वोट मिला 49.5%, 1.5% ज्यादा वोट मिला है, मिला पिछले फर्स्ट फेज से। अब बीजेपी का वोट शेयर है 36%, यानी कुल मिला के 13.45% वोट का अंतर है इन 142 सीटों में। 13.5% वोट का अंतर बहुत बड़ा अंतर होता है। और एसआई दोनों के बीच में एब्सोल्यूट वोट का डिफरेंस कितना है यह भी इंपॉर्टेंट है। इन 42 सीटों में एब्सोल्यूट वोट का डिफरेंस है टीएमसी और बीजेपी में 37,82,000, 38 लाख मान लीजिए, 38 लाख वोट बीजेपी को कम मिले टीएमसी से। एसआईआर में कितने लाख वोट कटे? 12 लाख वोट कटे। तो एसआईआर कटने के बाद भी मार्जिन जो है टीएमसी के पास बहुत मार्जिन है। अगर ये भी मान लें कि सारे वोट एसआईआर में टीएमसी के ही कटे थे, तब भी वो 38 लाख में से -12 आप कर लीजिए तो 26 लाख वोट का मार्जिन उसके पास अभी भी है। लेकिन अब अगर आप जो दूसरी जो 34 सीटों हैं, 35 सीटों वाला अगर उसकी बात करेंगे, कलकत्ता शहर का मन जो हम लोग कह रहे हैं, यहां आप जानते हैं कितना वोट डिफरेंस है बीजेपी और टीएमसी में इन 35 सीटों में? एनी गेस सर? 22% का अंतर है। 22% के मार्जिन से जीती है टीएमसी ये 35 सीटें। और अगर इनके अलावा बाकी 107 सीटों की बात बताऊं तो वो लगभग 11.25% के मार्जिन से जीती हुई है। तो ये 20%, 22% मार्जिन इसको पाटना है, ध्यान रखनी पड़ेगी। सेकंड फेज में लगभग अगर हम 2021 की बात करें तो लगभग 15.505% का डिफरेंस था दोनों के बीच में, अगर ओवरऑल में देखूं। एसआईआर में लगभग 12.7% वोट कटे हैं जी। तो हमें ये सब चीजें भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि इसका इफेक्ट क्या होगा। मैं कह रहा हूं एसआईआर कटने के बाद भी, सेकंड फेज में एसआईआर के बाद भी अगर मान लेंगे सारा ममता का वोट कटा है तो भी ममता इज फार अहेड। नहीं, पर 15% और 12% बहुत क्लोज आ जाता है। 15% का मार्जिन था पिछली बार ओवरऑल सेकंड फेज में, और यहां अगर 12.7% अगर कट गया है तो अगर ममता का वोट ज्यादा कटा हुआ, इसलिए मैं कह रहा हूं बहुत क्लोज फाइट। बोलिए त्रिपाठी जी। एक इसमें जो हम लोग बात तो कर रहे हैं, लेकिन उसको हम शब्द क्या इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये हिंदू वोटों के बंटने का पूरा खेल है। मैं कह रहा हूं ये हिंदू आइडेंटिटी के साथ बूथ पर जाने वाले यानी यूनिफिकेशन का खेल है। दोनों में बड़ा फर्क है। जो पहला वाला था उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी हार जा रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब 10 से 38% पहुंची पिछले चुनाव में तो वो भी चमत्कारिक था। और इसको जरा आप समझिए, जो आपने भी डेटा भी दिया वही डेटा है जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस पर काम किया है। नॉन बंगाली हिंदू वो तो उसके साथ पूरी तरह से है, वो तो कहीं जा ही नहीं रहा है। बंगाली हिंदू यानी कायस्थ, ब्राह्मण, भद्र लोग, जिसको हम मिडिल क्लास भी कह सकते हैं, वो सब उसमें अपर और मिडिल क्लास, वो शिफ्ट करेगा क्या? और देखिए कोई भी चुनाव वोट कट के सिर्फ नहीं जीता जा सकता, वो तो कांटे के थोड़ा इधर उधर करेगा। जो बंगाली हिंदू है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ वोट कर रहा है कि नहीं, अगर वो वोट कर रहा है, जो मुझे दिख रहा है कि कर रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी लीड ले रही है। अब आप कह रहे थे ममता बनर्जी जैसी उनका जैसी वो डिफेंसिव दिखाई दे रही हैं या वो घबराई हुई दिखाई दे रही हैं। एक बयान आपको मैं सुनाता हूं ममता बनर्जी का। कल एक तस्वीर अगर हमारे पास दिखाइएगा जरा, मैं वो एक तस्वीर है उसमें दर्जनों सीआरपीएफ की गाड़ियां खड़ी हुई हैं एक मैदान में, मतलब दर्जनों, मतलब दर्जनों। और मैंने तो कुछ गाड़ियों के नंबर भी पढ़े, जम्मू कश्मीर तक से सीआरपीएफ की गाड़ियां बुलाई गई हैं। सीआरपीएफ सबसे ज्यादा तैनात वही है। अब ममता बनर्जी ने एक बयान दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि ये सीआरपीएफ वाले यहां पर ये लाखों की तादाद में लगा दिए हैं। ये पुलवामा के समय पे कहां थे ये सब सुरक्षा के बंदोबस्त? जब पुलवामा पे हमला हो गया था वहां उस वक्त क्या कर रहे थे ये? या पहलगाम में हमला हुआ तो उस वक्त वहां पर ये कहां थे? एक तो पहलगाम को ले आई वो इसके बीच में। इससे बड़ी बात उन्होंने उसके आगे कही। उन्होंने कहा ये सीआरपीएफ वाले तो इन्हीं के हैं, और ये पुलिस, हमारा पुलिस यहां भी ऊपर से ले आया बाहर से अधिकारी, वो सिर्फ हमारे पार्टी के ऊपर एक्शन ले रहे हैं, इनकी पार्टी पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। फिर ये तो चले जाएंगे, तुमको तो यहीं रहना है ना, तुमको लड्डू, पानी, पेड़ा सब हम खिलाएंगे, ये कह रही ममता बनर्जी अपनी पुलिस से। सुनिए। कलकत्ता कैसा है कैसा नहीं है, तुम पहले दिल्ली को संभलाओ, पहलगांव को संभलाओ। उधर में क्यों पहलगांव में जो पाकिस्तान अटैक किया, तुम क्यों वो साझुआ गाड़ी नहीं भेजा? एक भी पुलिस नहीं था, और इधर में 2 लाख पुलिस भेज दिया। पुलिस क्या करते हैं? वो सेंट्रल फोर्स जाके, मैंने कल 2 घटना सुना
कि कंबल लगा के क्रिमिनल लेके जाता है जिसमें वोट हो गया है ईवीएम मशीन कैप्चर करने के लिए। हम सबको अलर्ट करती हूँ, सब लोगों ने, आप लोगों ने आपका वोटिंग मशीन को ख्याल में रखिए। और अभी जो पुलिस है इधर का, क्या बोलूं मैंने, वो लोगों को ले आया बीजेपी देख के, और वो लोगों ने एक भी एक्शन नहीं लेता है, खाली हमारा पार्टी का खिलाफ एक्शन लेता है। लेकिन ये लोगों को पता नहीं है 4 तारीख के बाद ये लोग वापस जाएंगे, तो आप लोग तो इधर में रहेंगे। आपको चाय हम देंगे, आपको मिठाई हम खिलाएंगे, आपको परिवार को हम लोग देखेंगे। क्यों बीजेपी का ऊपर आप काम करते हैं? क्या लगा त्रिपाठी जी सुन के? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि सभी को जरा ये भाषण सुनना चाहिए। ये ममता बनर्जी वो ममता बनर्जी नहीं, ये पूरी तरह से हिली हुई ममता बनर्जी के शब्द छूट रहे हैं। आप उस भाषण को जो बोल रही थी, वो लड्डू पानी वो सब तो धमकी वाला बाद में, उससे पहले जो उन्होंने बोला है, जो वो बता रही क्यों गाड़ी नहीं भेज दिया था, वहां से सेना को क्यों नहीं दे दिया था। ममता बनर्जी की पकड़ ढीली हो गई है। ममता बनर्जी को नहीं समझ में आ रहा है कि इन परिस्थितियों में किस तरह का भाषण हम दें जो उनके सपोर्टर को चार्ज कर सके। अब 15 साल की सरकार है, इतनी ताकतवर नेता है, तो कैसे कोई कह सकता है कि वो हार जाएंगे? लेकिन ये लक्षण वही है कि ममता बनर्जी हार रही। सर क्या लगा बयान सुन के? देखिए, बयान से तो साफ लिख रहा है और दिख भी रहा है, हमने पहले भी बात की है कि ममता बनर्जी पहली बार एक स्ट्रेस में है, प्रेशर में है, उनको कॉन्फिडेंस उनका हिला हुआ है। और वो स्वाभाविक है, 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी होती ही है, आप कितनी भी अच्छी से अच्छी सरकार चला लें। और फिर इस बार जिस तरह से बीजेपी ने घेराबंदी की है, चाहे वो SIR का सवाल हो या हाई वोल्टेज कैंपेन हो, ममता बनर्जी के अंदर एक कॉन्फिडेंस हिला हुआ है। और लेकिन दूसरी बात उन्होंने कही है, मुझे 2 चीज़ों पे थोड़ा सा आपत्ति है। एक तो इलेक्शन कैंपेन पे पहलगांव में क्या हुआ, वो क्या हुआ, उन चीज़ों को मुझे लगता है कोई आपस में तालमेल नहीं है। जो हुआ वो सबको मालूम है। इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान सुरक्षा प्रबंध ना हो। दूसरा, एक तरह की ये धमकी वाली बात है कि आपको यहीं रहना है, पुलिस वालों तुम्हें तो यहीं रहना है। देखिए, इलेक्शन मशीनरी है या सरकारी मशीनरी है, उसको अपनी ड्यूटी करनी है। ठीक है सर, जो नेताओं की बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस तो पता चलता है ना बयानों में, बिल्कुल साफ है ना। ये तो बात बिल्कुल सही है कि ममता बनर्जी जो बीजेपी का कैंपेन है, उससे कहीं ना कहीं तो उनको खतरा महसूस हो रहा है। जहां तक सेंट्रल फोर्सेस की सवाल है, वो तो नेचुरली बंगाल में ये हिस्ट्री रही है कि इलेक्शंस में हिंसा होती है, तो सेंट्रल फोर्सेस लगी हैं। उसमें अच्छी बात भी है कि सेंट्रल फोर्सेस उस हिंसा को नहीं होने देंगी। पर देखिए, उनकी कुछ शिकायतें भी अच्छी ठीक हैं, मतलब कह सकते हैं कि अगर नितिन नवीन जो हैं वो CRPF की बुलेट प्रूफ गाड़ी में घूमेंगे तो फिर तो थोड़ी बहुत शिकायत तो बनती है। ठीक है प्रोफेसर साहब, देखिए, वो साफ साफ कह रहे हैं कि ये इलेक्शन बंगाल का इलेक्शन है, जहां बंगाल के आम तौर पे लोकल एनफोर्समेंट वहां इम्पोज करते थे लोग। यहां पर इस समय बाहर से फोर्सेस को लाया गया और नंबर्स भी बढ़ाए गए। वो ये कह रहे हैं कि वो फियर इंस्टिल कर रहे हैं जो नॉन TMC वोटर्स हैं, उनमें उनकी पॉलिटिकल सच्चाई होगी। मुझे नहीं लगता उतनी वास्तविक सच्चाई है, लेकिन जिस तरह के वहां मेजर्स किए जा रहे हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव, SIR, इलेक्शन कमीशन का ट्विटर, वो सारे आप देखेंगे तो कुल मिला के वो इस बात को इंगित कर रही हैं कि जो सेंटर का एडमिनिस्ट्रेशन है या प्रशासन है या सरकार है, वो इस बात पे बेंट अपॉन है किसी तरह तृणमूल कांग्रेस पावर में नहीं आए। जो मैच हार रहा ये आमतौर पे माना जाता है कि जो मैच हार रहा होता है वही अंपायर की उंगली उठाता है। कई बार क्या होता है ना, शरद यादव का आपको याद होगा, हर्षवर्धन जी को खासकर याद होगा, शरद यादव लालू यादव के खिलाफ इलेक्शन लड़े थे मधेपुरा में और बहुत हंगामा हुआ था, बहुत हिंसा हुई थी और लग रहा था शरद यादव हार जाएंगे। जब वोट डिक्लेयर होने का था रिजल्ट, तो वो धरने पर बैठ गए थे। रिजल्ट आया, शरद यादव जीत गए, लालू यादव हार गए। तो ये तो राजनीति में चलती रहती है। तो ये एक तरह से थ्रेट इस सेंस में भी वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दिखा रहे हैं कि आपका जो एनफोर्समेंट मैकेनिज्म है वो सिर्फ हमें नहीं हेल्प कर रहा है, बीजेपी को हेल्प कर रहा है, जो उनका ऑब्वियस नैरेटिव रहा है शुरू से ही। पश्चिम बंगाल में देखिए, अभी तक ये एक अच्छा रिकॉर्ड बन रहा था कि कोई चुनावी हिंसा में किसी की मौत नहीं हुई थी, किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। कल एक ऐसी दुखद घटना हो गई है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के एक कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई है और यह मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस सीधे सीधे इसका आरोप TMC के कार्यकर्ताओं और गुंडों को ऊपर डाल रही है। कांग्रेस ममता सरकार पर सवाल उठा रही है। पुलिस कह रही है कि यह कोई पॉलिटिकल वायलेंस नहीं थी, यह पार्किंग विवाद में हत्या की गई है। इसकी और तस्वीरें भी आई हैं जिसमें
उसको एक गेट के पास पकड़ के कुछ लोग मार पीट रहे हैं और उसकी फिर लड़के की जान चली जाती है। मारे गए कांग्रेस कार्यकर्ता देवदीप चैटर्जी आसनसोल उत्तर विधानसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार प्रसेनजीत पोइलांडी के करीबी सहयोगी थे। राहुल गांधी ने अपने कार्यकर्ता की हत्या का मुद्दा अपनी रैली में भी उठाया और कहा कि ममता बनर्जी बंगाल में बीजेपी के लिए रास्ता खोल रही हैं। वो आरोप जो वो पहले भी लगा चुके हैं, लेकिन राहुल गांधी अब बहुत खुलकर ममता बनर्जी के खिलाफ बोल रहे हैं और हूबहू वो भाषा बोल रहे हैं जो नरेंद्र मोदी बोलते हैं या अमित शाह बोलते हैं या शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के खिलाफ बोलते हैं। आप केवल पोस्ट के शब्द सुन लीजिए जो उन्होंने अपने कार्यकर्ता की मृत्यु के बाद लिखे हैं। कांग्रेस के ये राहुल गांधी ने लिखा है एक्स पर, कांग्रेस के कार्यकर्ता देवदीप चैटर्जी की चुनाव के बाद टीएमसी से जुड़े गुंडों द्वारा की गई हत्या बहुत निंदनीय है। टीएमसी के गुंडे शब्द इस्तेमाल किया उन्होंने। आगे लिखते हैं राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल में आज लोकतंत्र नहीं है, टीएमसी का गुंडा राज चल रहा है। वोट के बाद विरोधी आवाजों को डराना, मारना, मिटाना, यही टीएमसी का चरित्र बन चुका है। एक भी शब्द आप ऐसा कह सकते हैं कि बीजेपी वाले नहीं कह रहे हैं। जो बात बीजेपी कहती है कि ममता बनर्जी पॉलिटिकल वायलेंस में यकीन रखती हैं, उनकी पार्टी वोट से पहले भी वोट के बाद भी लोगों को डराती है और फिर मारती है। ये वो कह रहे हैं आगे कि कांग्रेस की राजनीति कभी हिंसा पर नहीं टिकी और ना टिकेगी। मांग स्पष्ट है, सभी दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी हो और कठोरतम सजा मिले। तो राहुल गांधी बेहद नाराज हैं इस वक्त ममता बनर्जी से। क्या रैली में कहा उन्होंने, वो आपको दिखाते हैं। नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लिए बंगाल में रास्ता खोल रहे हैं, क्योंकि वो सही सरकार नहीं चलाती, भ्रष्ट सरकार चलाती है, रोजगार नहीं दिलवाती, विकास नहीं करती। नतीजा क्या है? बंगाल में बीजेपी की सरकार कभी नहीं आनी चाहिए, मगर आपके जो चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी, वो बीजेपी के लिए बंगाल में रास्ता खोल रही है। यह सच्चाई है और इस सच्चाई को कोई नहीं नकार सकता। देखिए, बार बार थोड़े से शब्दों पे बात करनी पड़ेगी राहुल गांधी के। राहुल गांधी बार बार ये क्या कहते हैं, ममता बनर्जी बीजेपी के लिए रास्ता खोल रही हैं। वो भाषण में भी जो है इन 4 शब्दों से इधर या उधर नहीं जा रहे, इतना ही कह रहे हैं कि ममता बनर्जी बीजेपी के लिए रास्ता खोल रही हैं। उनके मन में मुझे तो ऐसा लगता है कुछ और है जो वो कहना चाहते हैं, लेकिन इससे ज्यादा वो बोलना नहीं चाहते। सिर्फ इतना ही कि रास्ता खोल रही हैं, बाकी मतलब आप समझ जाइएगा। और वो जो बार बार कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने ठीक सरकार नहीं चलाई, ममता बनर्जी के गुंडे उन्होंने हत्या की है हमारे कार्यकर्ता की। सर, ये तो सारी बातें बीजेपी वाली है। लॉ एंड ऑर्डर पे तो आप देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राहुल गांधी, तीनों की शब्दावली भी मिलती है कि टीएमसी का गुंडा राज है। लेकिन अब जहाँ तक बीजेपी के लिए रास्ता खोलने का सवाल है, तो जिस पार्टी ने पिछले साल 48% वोट लिया, 213 या 215 सीटें जीती 294 में से, वो बीजेपी के लिए रास्ता खोल रही है, या 3% से भी कम वोट पाने वाली कांग्रेस ने रास्ते सब जगह खोले हुए हैं? ये पूरे चर्चा का विषय होना चाहिए गंभीर। और दूसरा, राहुल गांधी अक्सर कहते हैं ये सच्चाई है, सब जानते हैं, पर वो सच्चाई बाकी लोगों को क्यों नहीं दिखती है? ये एक बड़ा गंभीर चिंतन का विषय है। सारी सच्चाई उनको समझ में आती है, लेकिन वो अपने कार्यकर्ताओं को भी नहीं समझा पाते। जनता तो बहुत दूर की बात है। लेकिन यहां तो कुछ मुझे उनका और ममता जी का मामला बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे लग रहा है सौरभ, बिगड़ा नहीं है, वो एक होती है ना दुविधा, इधर जाऊं या किधर जाऊं, बड़ी मुश्किल में हूं मैं, किधर जाऊं। आपको विपक्ष की राजनीति में ममता बनर्जी का साथ चाहिए। आपने जो महिला आरक्षण बिल गिरा, किंतु परंतु के बावजूद, चुनाव प्रचार की व्यवस्था के बावजूद टीएमसी के लोग आपके साथ आए, तब जाके वो गिरा। और विपक्ष की राजनीति में ममता बनर्जी बड़ी हस्ती रहेंगी, चाहे इस चुनाव का परिणाम जो भी हो। तो राहुल गांधी उनको नाराज नहीं कर सकते। लेकिन जिन क्षेत्रों में, खासकर पहले फेज में भी था मुर्शिदाबाद में, मालदा में, लेकिन अभी हुगली में या नदिया में 1-2 जगह ऐसी हैं जहाँ कांग्रेस की थोड़ी संभावनाएं कुछ सीटों पर हैं। ठीक है, तो राहुल गांधी की मजबूरी है कि वो एड्रेस भी करें। एड्रेस करेंगे तो ऐसे इन्होंने बहुत राज्यों में चुनाव लड़ा है सर, जहां पर सामने इनके इंडिया ब्लॉक का प्रतिद्वंदी होता है, लेकिन वहां पर ऐसी भाषा नहीं बोलते जैसी बंगाल में बोल रहे हैं। ममता जी के खिलाफ तो पिछली बार भी थे ये इलेक्शन में 2021 में, तब भी ऐसी भाषा ममता बनर्जी के लिए नहीं बोलते थे जैसी वो इस बार बोल रहे हैं। और टीएमसी सूद समेत वापस दे रही है इनको। कुणाल घोष वो प्रवक्ता भी हैं और फेस हैं टीएमसी का, मीडिया में उन्हीं की बयान काफी चलते हैं।
तो उन्होंने तो साफ साफ कहा कि भाई राहुल गांधी जहां जाते हैं वहां आप देख लीजिए क्या होता है। राहुल गांधी जहां जहां गए वो खुद तो हारे और यहां आकर के भी वो बीजेपी को मजबूत करने का ही काम कर रहे हैं। देखिए, अगर ममता को कमजोर कर रहे हैं, बयान सुना रहा हूं सर, कुणाल घोष का बयान सुना दीजिए। उसको पप्पू कहते हैं ना, ठीक। राहुल गांधी एक फेलियर, भाजपा उसको पप्पू कहते हैं ना, ठीक कहते हैं, क्योंकि जिस स्टेट्स में उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी था, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र, वो रोक नहीं सका भाजपा को, हार गए। और यहाँ पर दीदी रोक रहे हैं, वो वोट काट के भाजपा को एडवांटेज देने के लिए यहाँ पर घूम रहे हैं। वो तो गद्दारी कर रहे हैं, लेकिन नेशनल पॉलिटिक्स में हम लोग गद्दारी नहीं करता है। वो भाजपा, हम लोग उसको रेस्पेक्ट करता हूँ, भाजपा उसको पप्पू बोलता है और वो एस्टेब्लिश कर रहा है। इन्होंने कहा गद्दारी कर रहे हैं राहुल गांधी। जी त्रिपाठी जी, अब गद्दारी मान लें इनको आरोप, भाई नुकसान तो कर रहे हैं कुछ, लेकिन कितना 3% की पार्टी है राहुल गांधी के बंगाल में। नहीं, एक तो ये कि ये गद्दार शब्द राजनीति में ना, गद्दार बहुत दूसरे तरह का शब्द है। राजनीति में कोई इधर से उधर जाए, कुछ करे, ये नहीं। और राहुल गांधी अपनी पार्टी के लिए काम करें या उनके लिए काम करें, अब ये अलग बात है कि आरोप ऐसे लगता है जिसे कभी कभी हो सकता है भ्रम हो जाए, किसी दिन कहा जाए कि चुनाव आयोग कहे कि भाई राहुल गांधी की हेलीकॉप्टर रैली उस सब का खर्चा भाजपा में जोड़ो, क्योंकि स्टार प्रचारक तो उधर के हैं। ये हो सकता है किसी दिन, लेकिन मूल रूप से क्या है, राहुल गांधी को यह पता है कि जिस दिन तक ममता बनर्जी और उनकी तृणमूल कांग्रेस वहां शक्तिशाली हैं, कांग्रेस ऐसे ही 3% की पार्टी रहेगी, मतलब 10% जाते जाते उसका दम फूल जाएगा। उनको पता है कि जिस दिन तृणमूल कमजोर हुई, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, भले तृणमूल के पास बहुत विधायक रहे, बहुत तेजी में कांग्रेस का, जिसको कहते हैं कि रिवाइवल ऑफ पॉलिटिक्स हो जाएगा। और एक तरह से कहें तो राहुल गांधी ठीक कर रहे हैं। उनको क्या ये देखना है कि भाजपा ना आए, या उनको ये देखना है कि कांग्रेस आए? ठीक है, तो मुझे लगता है कांग्रेस आए वाले लिहाज से कांग्रेस तो नहीं आ रही ना, उनको मालूम है। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, ये भाषा मैंने राहुल गांधी के लिए, ऑपोजिशन के किसी लीडर के लिए नहीं सुनी है। लेकिन आप इसको समझिए ना भाई, ममता जी ने तो क्या क्या नहीं कहा। ममता जी गोवा चली गई, ममता जी असम चली गई, ममता जी त्रिपुरा चली गई, ममता जी तो राह चलते राहुल गांधी को इमेच्योर लीडर कहती थी। कह रहे उसको तो समझ नहीं, बच्चा क्या बोला था, कुछ एग्जैक्ट शब्द मुझे नहीं याद आ रहा है, लेकिन कुछ जब आप किसी के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा बंगाल में प्रवेश करती है, बंगाल में वो तोड़ देती है। वैसे राहुल जी भी अंडमान चले गए हैं, पता है कि नहीं आपको? अंडमान में नहीं, तो ये तो ठीक है, ये तो घूमना टहला, और वैसे भी मतलब ठीक रहता है, गर्मी बढ़ रही है तो कहीं ठीक। आप कुछ बोल रहे हैं सर? जी हाँ, एक सिंह बोलिए। मैं ये बोल रहा था कि ममता बनर्जी अगर गोवा जाती हैं, त्रिपुरा जाती हैं, तो अपने आप को प्रूव भी कर देती हैं। उनके लोग त्रिपुरा में जीत के आए, वो असम में चुनाव लड़ी तो वोट उनको मिला जी। 98 में तृणमूल कांग्रेस बनती है, 2011 में पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्य में सत्ता में आ जाती है, 2-3 राज्यों में और अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है, और राहुल गांधी ने कांग्रेस को कहां से कहां पहुंचा दिया। अरे नहीं सर, 99 पे लेके आए, अब ऐसा भी कहना ठीक देखिए, मैं तो ये कह रहा हूं, कर्नाटक में, तेलंगाना में और हिमाचल में राहुल के नेतृत्व में, मैं कह रहा हूं राहुल गांधी अगर 5 सीट की भी उनको उम्मीद होती है अपनी पार्टी की, और वो ऐसी बात कहते तो भी मैं समझ लेता। 3% और 0 सीट, ये उनका 2021 का रिकॉर्ड है। आप में से किसी को लगता हो कि वो इसको बेहतर करेंगे तो जरूर बताइएगा। मगर एक तो क्या राहुल गांधी के इस कैंपेन से कुछ ममता जी को जो है कुछ डेंट पड़ने वाला है? कोई डेंट पड़ने वाला नहीं है। देखिए, राहुल गांधी को ये पता है कि ममता बनर्जी जैसा अगर स्ट्रांग लीडर जो है वो रहता है, तो इंडिया ब्लॉक में भी हमेशा राहुल गांधी की वो स्थिति नहीं रहेगी जो कि होनी चाहिए। हमेशा ये देखा जाएगा कि क्या ममता बनर्जी उसे लीड करें, ऑपोजिशन की तरफ से ये चीज़ें हमेशा से रहेंगी। तो एक तो ये बात है। दूसरा, उनका और ममता बनर्जी की बनी नहीं, इस बीच में काफ़ी कोशिशें हुई अलग अलग जगहों पर, अलग अलग चुनाव के वक्त, या अलग जब ये कोशिशें संसद में भी जब कोशिश कर रहे थे विभिन्न इश्यूज पे, तो टीएमसी अपना अलग स्टैंड लेती थी, तो वो भी कहीं ना कहीं बात मन में है। तो ऐसे में, और दूसरी तरफ ये भी जो हर्षवर्धन जी भी बोल रहे थे कि स्पेस जो है टीएमसी ने, वो तो कांग्रेस और लेफ्ट का ही लिया हुआ है ना वहाँ पर। तो अगर टीएमसी वहाँ पे स्ट्रांग रहती है तो उनके लिए कोई स्पेस नहीं बचता है वहाँ पर। तो वो चाहेंगे कि वो एड्रेस कर रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं वो, लेकिन मुसलमानों को बोल रहे हैं कि भाई तुम ममता बनर्जी का साथ छोड़ो, हमारे साथ आओ। कल मैं आपको कुछ वो सीनियर वरिष्ठ पत्रकारों की कहानी बता रहा था ना, उसमें एक आगे एक भी था। अभी मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ, ये आप सुन लीजिएगा, मैं हिंट सी दे सकता हूँ। बड़े सीनियर जर्नलिस्ट जो हैं जिनको कांग्रेस की खबर ज़्यादा रहती है, वो बता रहे थे ऐसा कि राहुल गांधी के इन तेवरों से बंगाल में उन्होंने कहा कि अमित शाह जी, अगेन आई एम सेइंग, प्लीज मेरा कोट नहीं है ये, उनका दावा था कि अमित शाह जी ने ये कहा एक मीटिंग में कि राहुल गांधी जो कर रहे हैं अपनी पार्टी के लिए ठीक कर रहे हैं। बंगाल में जो भी वो कर रहे हैं इस वक्त, वो अपनी पार्टी के लिए ठीक कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि इससे देखिए, इस पे एक लाइन में जोड़ दूं, जिसने भी ये बात कही हो वो मतलब बहुत ही हवाबाज आदमी है।
अमित शाह सुन रहे कभी होंगे आपको। नहीं सुने, वो अमित शाह कभी कह ही नहीं सकते कि राहुल गांधी ठीक कर रहे हैं। अमित शाह अपनी पार्टी के लिए ठीक करते हैं, और अमित शाह को पता है कि हम जो कर रहे हैं वो मतलब ठीक है, वो कह रहे हैं, उनको अच्छा भी लग रहा हो तो वो बोलेंगे नहीं। अच्छा, उनको अगर ठीक भी लग रहा हो तो ये बोलेंगे नहीं कि राहुल गांधी अच्छा कर रहे हैं। भाई लेकिन इतना तो दिखता है ना कि मोदी का सबसे बड़ा विरोधी ममता से भी बड़े बैरी राहुल गांधी है, और वो खुद इस बात को कह रहे हैं। वो आदमी भी वही भाषा बोल रहा है ममता बनर्जी के लिए जो बीजेपी बोलती है, जो मोदी और अमित शाह बोलते हैं। सुनने वाले को तो लगता होगा यार कुछ तो बात होगी। फिर देखिए, पिछले 50 साल से कांग्रेस पार्टी के नेता यही बोलते आए हैं, चाहे वो ज्योति बसु हो या लेफ्ट फ्रंट हो, बुद्धदेव भट्टाचार्य हो, और अब ममता दीदी हो। तो उनका जो बार बार हम लोग भी यही कह रहे थे कि उनका स्पेस क्या है। उनको ये लग रहा है कि अगर ममता जी सीन से गई तो हम आ गए, जो कि उतना आसान उनके लिए नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है टीएमसी किसी ना किसी फॉर्म में सरवाइव कर जाए। उन्होंने लेफ्ट फ्रंट के साथ भी अलायंस करके देखा, कुछ नहीं फर्क पड़ा। लेकिन इस बार उनको लग रहा है शायद ये कहीं बीजेपी आगे आ गई और हम पीछे से वो स्पेस ले लें, तो वो उसकी फिराक में है। और चाह रहे हैं कि बीजेपी आ जाए, ममता जाए। भाई उनके लिए अगर लॉजिकली देखा जाए तो उनके लिए तो फायदा ही है, क्योंकि दोबारा फिर ममता जी आएंगी कि नहीं आएंगी इसका भी किसकी 4 मई को अगर बीजेपी हार गई तो राहुल जी दुखी होंगे। हार गई तो दुखी होंगे, यस दुखी होंगे, लेकिन वो लार्जर इंडिया के प्रोसेस में देखें तो वो खुश होंगे कि चलिए हमारा ऑपोजिशन का स्ट्रेंथ बढ़ा है। और ममता जी तो आज से नहीं, कांग्रेस का आप देखें, प्रणब मुखर्जी जब प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे उस समय उनका भी ओपोज किया था बंगाल के रहते हुए, बाद में भले ही उन्होंने वोट दिया था, लेकिन इनिशियली वही क्या तो अरे अब ये तो चलिए राहुल गांधी की बात हुई, लेकिन जहां से हमने बात शुरू की थी, कांग्रेस के कार्यकर्ता की हत्या हुई, इसके अलावा भी कई जगहों पर हिंसा हुई है। दूसरे फेज की वोटिंग से पहले कई जगहों पर हल्ला हंगामा मारपीट ये सब हुआ। बैरकपुर में प्रधानमंत्री मोदी की रैली से पहले टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में खूब गुत्थम-गुत्थी चली। बैरकपुर इलाके में जगदल विधानसभा है, यहां बीजेपी और टीएमसी के वर्कर्स भिड़ गए और खूब मारपीट हुई। दोनों पार्टियों के समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर ईंट पत्थर जो मिला उससे एक दूसरे पर हमला किया। जरा देखिए तस्वीरें। यह भी आरोप है कि इस यहां से जो पूर्व सांसद हैं अर्जुन सिंह बीजेपी के नेता, उन पर भी हमला किया गया। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उनको भी खींचकर मारने पीटने की कोशिश की है। इस बीच अर्जुन सिंह को निशाना बनाने का प्रयास हुआ। पुलिस ने 4 लोगों को अरेस्ट किया है और गिरफ्तार लोगों में भाटपाड़ा नगर पालिका पार्षद भी है। भाटपाड़ा से बीजेपी के कैंडिडेट और अर्जुन सिंह के बेटे पवन सिंह का यह कहना है कि भाटपाड़ा में उनके घर के सामने गोलीबारी की गई और इसमें सीआईएसएफ के एक जवान को गोली लगी है। टीएमसी ने कहा है कि गोलीबारी बीजेपी की तरफ से की गई है। तो आप सोचिए, कलकत्ता शहर में गोली भी चल रही है और पूर्व सांसद है उसको खींचकर मारने पीटने का प्रयास। खैर दोनों तरफ से ही इस किस्म के जो हैं वो आरोप हैं। एक और बड़ी वारदात, दूसरे फेज की वोटिंग से ठीक पहले देसी बमों का जखीरा बरामद हुआ है। रविवार शाम को कल दक्षिण 24 परगना के भानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में दर्जनों बम मिलने से सनसनी फैल गई। एनआईए को केस दिया गया है, अब इसकी जांच एनआईए करेगी। पुलिस ने उत्तर काशीपुर पुलिस स्टेशन के एक इलाके में तृणमूल कार्यकर्ताओं के घर के पीछे के बगीचे में 100 देसी बम बरामद किए। बताया जा रहा है कि उत्तर काशीपुर पुलिस स्टेशन की पुलिस ने सूचना मिलने पर छापेमारी की। एक घर को लेकर संदेह था, उस घर के पीछे बगीचे में तलाशी ली गई और इस दौरान एक बैग मिला, थैला खोला गया तो उसके अंदर वहाँ बहुत सारे बम जो थे वो बरामद हुए और गिनती की गई तो 100 बम थे। पूरे घर को घेर लिया गया, बाद में बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाया गया और बरामद बमों को फिर निष्क्रिय किया गया। अब एनआईए इस मामले की जांच कर रही है। ये सब आप कहाँ देखते हैं? मैं तो आप चारों मेहमान खड़े हैं यहाँ पर, मैं उनसे पूछता हूँ, कहाँ आपके यूपी में होता है ऐसा कभी? सर आपके हरियाणा में होता हो अगर कभी? आप नहीं, मैं भी यूपी से ही हूँ वैसे तो। हाँ, लेकिन यूपी में बूथ कैप्चरिंग होती थी, बूथ लूटे जाते थे, पर इस तरह की घटनाएं नहीं हुई। आपने कभी देखा हिमाचल में? हिमाचल में तो मतलब ही नहीं है, सवाल ही नहीं। वो तो देवभूमि है, वहाँ तो इस तरह की घटनाएं आमतौर पर मैंने तो बहुत देखा है, सुना है, लेकिन वो 80 के दशक में होता था, वो भी 90 के दशक आते आते वो भी खत्म हो गया। बिहार से भी 90 के दशक 2000 में खत्म हो गया, एकदम बिल्कुल खत्म हो गया। आपकी देखिए ससुराल में क्या हो रहा है 2026 में, थैलों में बम भर के रखे हुए हैं। देसी बम उत्तर प्रदेश के चुनावों में भी होते थे, पर हाँ ये ज्यादा पश्चिम बंगाल में बहुत ज्यादा इस तरह की देसी बम और इस तरह की घटनाएं बहुत ज्यादा हैं। बिहार में भी एक समय ऐसा था जब बहुत ज्यादा इस तरह की हिंसा होती। भाई ये बता रहे हैं ना कि ये जो पॉलिटिकल वायलेंस है इसकी तो कॉटेज इंडस्ट्री चल रही है पश्चिम बंगाल। ये किस लिए इस्तेमाल होने थे? देखिए पश्चिम बंगाल में क्या लेफ्ट के वक्त ऐसा नहीं था? लेफ्ट की ही जो आगे मतलब हिंसक विरासत है, मैं ये कहूँगा
वो टीएमसी ने बदला आगे नहीं बढ़ाई। ना कुछ बदला नहीं है, वो तो नेचुरल है, उसी की तरह काडर, लेफ्ट की तरह ही उनका काडर है, उसी की तरह से वो ऑपरेट करते हैं। तो वो जो चीजें हैं वो अभी भी पश्चिम बंगाल में वैसी। इन सारी घटनाओं पर ये जो मारपीट हो रही है और सब हो रहा है, अच्छा एक चीज और मैं आपको बताऊं, इस पर पहले तो इलेक्शन कमीशन ने बड़ा सख्त चिट्ठी लिखी है पुलिस अधिकारियों को और कहा है कि अनप्रेसिडेंटेड एक्शन लेंगे अगर किसी के भी पुलिस थाने के एरिया में कभी कोई बम की रिकवरी इसके बाद हो गई, आज के बाद हो गई, तो इसके लिए विशेष सर्च अभियान चलाए जाएं और आज के बाद अगर कोई बम बरामद होता है तो स्थानीय तो जो भी पुलिस वाला जिम्मेदार होगा उस पर उन्होंने कहा अभूतपूर्व कार्रवाई जो है वो की जाएगी। एक वीडियो मेरे पास अभी नहीं है, मैं आपको दिखाता हूं। एक मोटरसाइकिल वाला प्रकरण आपको मालूम है ना, इलेक्शन कमीशन ने मोटरसाइकिल चलाने को लेकर, बाइक पर निकलने को लेकर चुनाव से 2 दिन पहले की बड़ी सख्त गाइडलाइंस जारी की थी। हाईकोर्ट ने उनको थोड़ा हल्का कर दिया। अब उस मामले को दोबारा अपनी मांग को लेकर के इलेक्शन कमीशन हाईकोर्ट दोबारा गया है। एक वीडियो था त्रिपाठी जी जिसमें कहा गया कि टीएमसी के लोग जो हैं एक इलाके में घरों के बीच में मोटरसाइकिल पर जाते हुए वो कुछ नारेबाजी करते हुए जा रहे थे। इसको भी बीजेपी ने इशू बनाया है कि इसीलिए इलेक्शन कमीशन की वो कार्रवाई ठीक थी। बाइकों पर निकलना ये डराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है घरों मोहल्लों में जा जाके। देखिए वहां पर ये बड़ा सामान्य प्रचलन है और वहीं पर भी क्या, जहां भी पहले इस तरह की गुंडागर्दी और सामान्य होता था तो जो सफेद पोश लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, वो तो कभी कभी गाड़ी से आते थे। जब जीप भी हुआ करती थी, जब एम्बेसडर भी हुआ करती थी, फिर सफारी आ गई, फिर दूसरी बड़ी बड़ी गाड़ियां आ गई। लेकिन जो गुंडागर्दी होती थी वो कौन करता था? वो मोटरसाइकिल पर 2 लोग 3 लोग बैठकर और ऐसे ही ये जो देसी वाला बम है ना, ये उछालते हुए। एक समय में हमारा जो शहर है वो भी बमबाजी के लिए बड़ा कुख्यात हुआ करता था। गुड्डू बमबाज आपके यहाँ कहीं था? हाँ, तो वहां तो मतलब राह चलते बम बांध देना ये सब होता था। लेकिन चुनाव के समय में ऐसी घटनाएं पता नहीं कब हुई होंगी, कभी हुई होंगी तो हुई होंगी, वरना ये नहीं होती थी। बंगाल में अभी भी हो रही। शायद यही वजह है कि चुनाव आयोग के कहना पड़ा कि ये जो देसी बम है इसको खोजने के लिए स्पेशल ड्राइव चलाई। मतलब किसी राज्य में ऐसा नहीं हुआ और उसको एनआईए जांच इसीलिए करेगी क्योंकि उसके तार किससे जुड़े हुए ये बाद में पता चलेगा। और जब हम ये सारी बातें कर रहे हैं तो हम एक लाइन बोलते हुए थोड़ा संकोच भी करते हैं कि कोई पूछ लेगा कि बताओ कितने घुसपैठी पकड़े गए। लेकिन भैया ऐसी चीजें जब होती हैं तो फिर वो जो घुसपैठ करके आए हैं वो तो दूसरे तरह का काम कर रहे होंगे। उनके लिए न देश है, न उनके लिए कोई बंगाल है, न उनके लिए कोई संस्कृति है। वो तो दूसरी सोच के लोग होंगे। वो क्या कर रहे होंगे इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। और इसीलिए जब एनआईए जांच करती है तो हम कई बार ये भी उम्मीद करते हैं कि हो सकता है कुछ तार पकड़ में आए, क्योंकि ऐसे तो घुसपैठिए पकड़े नहीं जा रहे, एनआरसी तो हो नहीं रहा। तो चाहे मोटरसाइकिल से गुंडागर्दी करने वाला हो, चाहे ऐसे बम के जखीरे मिलने वाला हो। आपने मतलब बोला तो जो लोग सुने होंगे कि क्या आपने बोला कि बगीचे में बम थे। हाँ, मतलब सोचिए क्या बंगाल हो गया है। बंगाल में लोगों के घर के पीछे बगीचा है, आगे बगीचा है, वहां चलो मतलब खीरा उगाओ, लौकी उगाओ, टमाटर उगाओ, मिर्ची उगाओ, बम उगा रहे हो। तो ये सोचिए ना बंगाल का क्या हाल कर दिया। अच्छा आप ये भी देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के तेवर कितने बदले हुए हैं। एक तो हर सभा में कही जा रहा है छोटे बड़े हर नेता के द्वारा कि डरना नहीं है, भय नहीं, इस बार हम भरोसा दे रहे हैं, कुछ आपके साथ गलत नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन भी सख्ती कर रहा है। शुभेंदु अधिकारी का एक बयान आपको मैं दिखाता हूं, ये साधारण बयान नहीं है, इसको आप सुनिए फिर इसके मतलब पर बात करेंगे। उन्होंने कहा इस बार जो है बराबर जवाब दिया जाएगा, चुपचाप नहीं बैठेगी भाजपा इस बार। अरे मुंह तोड़ जवाब दे रहा है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जनता, चोर को भगा रहा है। इस बार वन साइडेड नहीं होगा। जिस तरीके से वो काम करेगा उसका उत्तर उनको मिल जाए, आज जैसे मिला। क्या कहा उन्होंने? कुछ एक तरफा नहीं होगा। इसका सर लोडेड स्टेटमेंट है। वो कह रहे हैं कि कोई अगर वायलेंस कर रहा है तो गुंडागर्दी कर रहा है तो ये ना सोचे कि सिर्फ तृणमूल जो है वो हिंसा कर रही होगी। अगर इनके बयानों को देखिए बीजेपी, अच्छी बात है कि बीजेपी अपने काडर को ये कह रही है कि हम जो है आपके पीछे खड़े हैं। अगर यही काम 2023 में किया होता, जब लोकल निकायों के चुनाव चल रहे थे, जब हिंसा अपनी चरम पे थी, 40 लोग मार दिए गए थे, अगर उस वक्त भी अपने लोगों के साथ खड़े रहते तो शायद बीजेपी इस चुनाव में 100% जीत रही थी। अच्छा ठीक है। होम मिनिस्टर का बयान भी सुनिए। वो वैसे हर रैली में कहते हैं कि टीएमसी के गुंडे अगर 29 को बाहर निकले तो उल्टा लटका के सीधा कर दूंगा। ममता बनर्जी ने तो कहा कि हम इस पर केस भी दर्ज कराएंगे। उससे आगे की बात कह रहे हैं, बोले कोई गुंडा निकलेगा नहीं क्योंकि सबको पता चल गया है कि ममता बनर्जी जा रही है, जाते हुए के साथ कोई नहीं जाता। मैं नहीं मानता गुंडे दीदी का भरोसा कर अपना रिस्क लेंगे। दीदी जा रही है, जाने वालों का कोई नहीं मानता। गुंडों को पुलिस निपटेगी। प्रोफेसर साहब
क्या माहौल है? नहीं, मुझे देख के लग रहा है कि एक थोड़ा तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया ही जा रहा है। और बंगाल में जो हम कई दिनों से डिस्कस कर रहे हैं कि प्री पोल और पोस्ट पोल और रिजल्ट के बाद का जो वो वायलेंस बढ़ेगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन का वो डायरेक्टिव जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं कि मोटरसाइकिल को बैन कर देना, मुझे लगता है थोड़ा अप्रासंगिक है कि उस मोटरसाइकिल हर कॉमन मैन उस पर चलता है। अब आप ब्लैंकेट बैन कर दीजिए क्योंकि उस पर एक बार दंगा हुआ तो कल को आप गाड़ी में ये वीडियो आप सब, सॉरी आपको रोका, इसी की बात कर रहा था मैं। इसमें ऑडियो भी होगा, जरा चलाइए एक बार इसको। भयंकर खेला होगा 4 तारीख को खेला होबे, बाइक के हॉर्न बजाते हुए। ये बीजेपी का कहना है कि ये टीएमसी की इंटिमिडेशन टैक्टिक्स हैं, डराने के यही तरीके होते हैं। नहीं, बिल्कुल ये देख के लग रहा है कि ये क्रिमिनल गैंग जो है उसमें ऑपरेट कर रहा है, लेकिन इसके चलते मोटरसाइकिल बंद कर दीजिए, ये तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा इलेक्शन कमीशन का ओवर रीच है, जिसको उनको फिर से सोचना चाहिए। क्योंकि मोटरसाइकिल पे फैमिली जाती है, मोटरसाइकिल पे आम वर्कर्स या जो डेली वेजेस अर्नर हैं वो जाते हैं। आप जाएं तो कलकत्ता के सबर्ब से देखेंगे आप, पूरे शहर में कलकत्ता में बाइक सबसे ज्यादा होती है। बस तो होती है क्योंकि वहां प्राइवेट व्हीकल नहीं होते हैं ज्यादा सबर्ब में। वो था शाम को 6 बजे से सुबह 6 बजे तक कोई बाइक पर नहीं चलेगा और दिन में पिलियन राइडर नहीं होगा, मतलब सिंगल राइडर। अगर वो इस इमेज को देख के कह रहे हैं तो इस तरह की इमेज हो सकता है भाजपा बहुल रीजन में भी देखने को मिलेगा। और ये इंटिमिडेशन टैक्टिक्स है, इसको तो कोई ये तो मानते हैं ना, ये बिल्कुल इंटिमिडेशन टैक्टिक्स। ये देखिए ठीक है, वाला ज्यादा था ये बिल्कुल ठीक बात है कि ऐसे कहेंगे तो मोटरसाइकिल से लोग आते जाते हैं, लेकिन उसके पीछे यही है कि समूह में एक साथ मोटरसाइकिल से न निकले, उनके अंदर भय रहे। बाकी ऐसा नहीं कि कोई परिवार के साथ जा रहा है तो उस पर रोक है। वो जिस मतलब पिलियन राइडर की जो बात की गई उसके पीछे वही है कि अगर आप परिवार के साथ जा रहे हैं तो थोड़ी ना कोई रोकने वाला है, लेकिन एक समूह में 7 लोग जा रहे हैं। और बंगाल में ऐसा नहीं, दूसरे राज्यों में भी होता है तो पुलिस यही करती है, सेम यही करती है। क्योंकि अभी इस तरह से हो रहा, पूरे राज्य की बात हो रही थी इसलिए ज्यादा हो रहा है। और हाँ, ये तो देखना ही पड़ेगा कि क्या वो उनके पास साधन है, कोई नहीं पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। ये तो मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को भी देखना चाहिए। ये पॉइंट एकदम दुरुस्त है। अच्छा, ये भी एक तस्वीर मैं आपको एक दिखा देता हूं। ममता बनर्जी जो है वो भी बाइक पर निकली कल। ये देखिए आप, वो पदयात्रा में थी, फिर वही कार्यकर्ता के मोटरसाइकिल के पीछे वो बैठ गई। बाय द वे तेजस्वी यादव ने भी मोटरसाइकिल पर उनको घुमाया है कल, मोटरसाइकिल पर वो भी लेकर के उनको चले हैं। लेकिन ये करना नहीं चाहिए था। क्यों? नहीं, ये बहुत गलत कर दिया। ये सच में कह रहा हूँ, पता नहीं ये किसने सलाह दी थी। और शायद बुलेट है क्या? बुलेट है। अरे राम राम, हो गया, गड़बड़ हो गई सब। यही काम इन्होंने किया था जब वो राहुल गांधी गए थे। ये मतलब बहुत अब जानबूझ के किया या क्यों किया पता नहीं। कई बार आदमी हारा होता है तो वो सब जो है, बुलेट पे ही ये दोनों लोग घूमे थे, राहुल और तेजस्वी। परिणाम क्या हुए सबने देखा। सब गए हुए, तेजस्वी जी भी गए हुए हैं, केजरीवाल जी भी गए हुए हैं, खूब बोल रहे हैं केजरीवाल। देखिए, 2 अलग हिस्सों में बात कर लेते हैं। एक तो राहुल गए, वो जो कर रहे हैं देख रहे हैं सब लोग। केजरीवाल गए, केजरीवाल जो कैंपेन किया टीएमसी के लिए, तेजस्वी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। तो कोशिश ये हो रही है, माइनस अगर राहुल को थोड़ा अलग मान लें, उनकी राजनीति अलग है, समझ से परे भी होती है कई बार। ये तो बाकी लोग इंडिया ब्लॉक की एकजुटता का संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं जी। वो एक पहलू है, मुझे लगता है अपोजिशन की राजनीति की दृष्टि से अच्छी बात है, वो एक दूसरे के साथ खड़े हों। और दूसरा जो मोटरसाइकिल वाली बात है, मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन कुछ मामलों में ओवर रिएक्ट कर रहा है। ये पूरे देश में प्रैक्टिस होती है कि जो भी आपके पदाधिकारी होते हैं स्थानीय स्तर के, वो जाकर के दूसरे दलों के उम्मीदवार या समर्थकों के उसमें धमकाते हैं, और धमकाने के तरीके कमोबेश एक जैसे होते हैं। लेकिन आप उसके लिए मोटरसाइकिल बैन कर देंगे, पिलियन राइडर नहीं होगा, तो ये बहुत अव्यावहारिक कदम है। ठीक है सर, लेकिन कई बार होता है कि अव्यावहारिक स्थितियां होती है, खास चुनौतियां होती है, तो सब कुछ ही बिल्कुल इसीलिए हमने केंद्रीय बलों की भी अभूतपूर्व तैनाती देखी। लेकिन ये पर्टिकुलर कदम ऐसा है जिसका आम आदमी को, आम मतदाता को परेशानी। ठीक है सर, एक ब्रेक में रुकना पड़ेगा। और इस मोटरसाइकिल पे ही क्यों, मुझे यूपी के कई चुनाव याद है, अतीक अहमद जो है अपनी जो है जीप में बंदूकें लेके चला करते थे। तो ये सारी चीजें जो है, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ मोटरसाइकिल पे ही लोग धमकाते हैं, वैसे भी धमकाते हैं। तो एक बार फिर आप सबका भी स्वागत।
अब खबर अरविंद केजरीवाल की पार्टी में खड़े हुए संकट की। राज्यसभा में राघव चड्ढा, संदीप पाठक समेत आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों ने पार्टी छोड़ दी। बीजेपी में शामिल होने का प्रस्ताव राज्यसभा के चेयरमैन को दिया था और राज्यसभा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें बीजेपी सांसदों की लिस्ट में इन 7 नेताओं का नाम शामिल कर दिया गया। मतलब राज्यसभा के चेयरमैन ने इस विलय को मंजूरी दे दी है। आपने देखा था कि इसके पीछे इनके जाने के खिलाफ भी एक अपील की थी आम आदमी पार्टी ने चेयरमैन से, मतलब उपराष्ट्रपति से, और कहा था कि ये आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं सभी, और चूंकि इन्होंने सीधे जाकर के भाजपा ज्वाइन कर ली, 3 सांसदों ने तो कर ही ली थी पहले दिन जब घोषणा की थी अलग होने की आम आदमी पार्टी से, तो इनकी सदस्यता रद्द की जाए। अब लेकिन फैसला जो है वो इन 7 सांसदों की अर्जी पर हो गया, इनके पक्ष में हुआ है। और इसके बाद जो अब ताज़ा स्ट्रेंथ बन गई है राज्यसभा की, उसमें भारतीय जनता पार्टी के 113 सांसद जो हैं वो हो गए। मतलब पहले 106 थे, 7 जुड़ने के बाद 113 सांसद उनके हो चुके हैं। और अब एनडीए जो है वो मेजॉरिटी के ऊपर चला गया। गलत नहीं कह रहा सर? एनडीए मेजॉरिटी मार्क के ऊपर चला गया। इनफैक्ट 2 तिहाई के पास पहुंचने वाला है। मेजॉरिटी के ऊपर तो पहले ही था, 2 तिहाई के पास पहुंचने वाला है एनडीए। और बीजेपी भी जो है वो अपने दम पर मेजॉरिटी के इंच करके करीब जा रही है, खुद एक अकेली पार्टी के मतलब तौर पर। अब ये बड़ा सवाल था, क्योंकि कपिल सिब्बल हों और कुछ लोग जो हैं वो ये कह रहे थे कि ये प्रक्रिया जो है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इस तरीके से कभी किसी एक पार्लियामेंट्री पार्टी का मर्जर नहीं होता। उनका दावा था कि पहले पार्टी फैसला करती है अगर मर्ज करना होता है किसी और पार्टी में, या 2 धड़े मिलकर अगर कोई एक तीसरी नई पार्टी बनाते हैं, उसके बाद जो उनके पार्लियामेंट्री पार्टीज होती हैं उनके वो इंडिविजुअल तय करते हैं कि उनको किधर रहना है किधर नहीं रहना है। लेकिन यहां इस प्रक्रिया को सही माना गया है और इसको मंजूरी दे दी गई। राघव चड्ढा का बयान है, इस पर सुन लेते हैं। जिस पार्टी को मैंने अपने प्राइम यूथ के 15 साल दिए, अपने खून पसीने से, बहुत मेहनत से इस पार्टी को सींचा, लेकिन आज ये पार्टी वो पुरानी वाली पार्टी नहीं रही। इस पार्टी में आज एक टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट है। आपको काम करने से रोका जाता है, पार्लियामेंट में बोलने से रोका जाता है, और ये पॉलिटिकल पार्टी आज चंद करप्ट और कॉम्प्रोमाइज लोगों के हाथ में फंसकर रह गई है, जो अब देश के लिए नहीं, अपने निजी पर्सनल फायदे के लिए काम करते हैं। मैंने अकेले ने नहीं, मेरे साथ 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 और सांसदों ने, यानी कि कुल 7 एमपीज ने यह फैसला लिया कि हम अपनी इस पॉलिटिकल पार्टी से रिश्ता तोड़ते हैं। एक आदमी गलत हो सकता है, 2 आदमी गलत हो सकते हैं, लेकिन 7 लोग गलत नहीं हो सकते। और वो अनगिनत लोग जो एजुकेटेड एरुडाइट लोग थे, जो इस पॉलिटिकल पार्टी के सपने के साथ जुड़े थे, वो तमाम लोग जो इस पार्टी को छोड़ के चले गए, क्या वो सारे गलत हो सकते हैं? अब राघव जी को ठीक लगा, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। 7 लोगों को ठीक लगा, उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली। लेकिन राघव जी का यह तर्क थोड़ा कमजोर विकेट पे है कि 1 आदमी गलत हो सकता है, 2 आदमी गलत हो सकते हैं, 7 आदमी नहीं गलत हो सकते। 7 आदमी ठीक भी हो सकते हैं, 7 आदमी गलत भी हो सकते हैं। बहरहाल अब ये हो गया, अब ये डन एंड डस्टेड फाइनल मामला हो गया, और मुझे नहीं लगता कि इस मामले को बहुत ज्यादा तूल देगी आम आदमी पार्टी। कल तक तो लग रहा था कि वो इसको चैलेंज करें, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट जाए, वो रास्ता उनके लिए अभी भी खुला हुआ है। लेकिन अब देखिए कि इसमें आगे क्या होता है। हर्षवर्धन जी। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो ये कि आपने कहा कि वीक विकेट पर हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, इतनी मजबूत सत्ताधारी पार्टी के साथ, तो उनका विकेट बहुत मजबूत है। वो याद कीजिए ना, जो एकनाथ शिंदे जी ने कहा था, वो होटल से वो वायरल हो गया था कि हमारे पीछे बहुत बड़ी ताकत है। तो राघव चड्ढा जी के पीछे बहुत बड़ी ताकत है, तो इसलिए वो वीक विकेट पर नहीं है। लेकिन जिस पार्टी से आए हैं उसका सचमुच कोई मतलब किसी तरह का आधार, कोई चर्चा, कोई बातचीत, कोई भी ऐसी चीज जो कर रहे हैं जिस पर चर्चा की जानी चाहिए, वो है क्या बचा? आम आदमी पार्टी रही नहीं गई। आम आदमी पार्टी उसके साथ, आम आदमी उसके साथ नहीं रह गया, पार्टी जैसा व्यवहार नहीं है, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी छोटा पड़ गया है। मतलब अरविंद केजरीवाल जहां चले गए हैं वो तानाशाही प्रवृत्ति कर रहे हैं। और इस सब से इतर मैं कहता हूं ये सब चलिए चलता है, ठीक है। राघव चड्ढा आपने कहे वो तर्क नहीं समझ में आता हो, तो उनको जाना था उधर तो चले गए। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में चुनाव हारे और वो आदमी चला गया पंजाब। एक सामान्य विधायक चुनाव हारता है, 5 साल लड़ता रहता है, वहीं सांसद चुनाव हारता है, 5 साल लड़ता रहता है। कहां कौन छोड़ के जाता है भाई? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता जो बरसों बरस चुनाव हारते रहे तो क्या वो छोड़ के चले जाते थे? मुख्यमंत्री नहीं बन पाते थे, प्रधानमंत्री नहीं बन पाते तो दूसरी जगह चले जाते थे। अरविंद केजरीवाल राजनीतिक तौर पर सबसे कमजोर शख्सियत के तौर पर दिखे हैं
एक जिसको कहते हैं ना कि समय ने उनको खड़ा कर दिया, लेकिन समय के साथ चलने की क्षमता अरविंद केजरीवाल में नहीं थी। हवा जरा सी गड़बड़ाई, वो कमजोर पड़े दिख रहे। तो ऐसे में इन सब का छोड़ना, साथ कह रहा उनके अंदर आपको स्वाभाविक था। अब उनके अंदर आपको वो विल पावर भी दिखाई नहीं दे रही खड़े रहने की। कतई नहीं है। अगर होती, मैं मतलब आप सब लोग जो ये कहानी, कुर्सी का मतलब क्या होता है? कुर्सी तो क्रिएट की जाती है ना, ये कोई देता थोड़ी नहीं कि आईएएस का एग्जाम पास किया, जैसे वो आईआरएस बनी थी, कुर्सी मिल गई। यहां तो आपको जनता का भरोसा जीतना है तो आपको पावर मिल जाता है, और आप अगर पावर से हटते ही जनता का भरोसा छोड़ के, और विपश्यना भी शायद पंजाब चले गए थे, कोई मतलब अगर गलत नहीं हूं मैं, वहां की सिक्योरिटी लेकर, तो जो ऐसा आदमी होगा वो क्या राजनीति कर पाएगा? लड़ने की क्षमता नहीं अरविंद के। दो बातें हैं, एक तो ये जो प्रक्रिया है ये इसको मान्यता मिली, ठीक हुआ नहीं हुआ, और दूसरा क्या अरविंद केजरीवाल, जाहिर है कि भाई कमजोर, कुछ तो पार्टी कमजोर हुई है वरना ऐसे कौन छोड़ के जाता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल खुद भी कमजोर हो गए क्या एक पॉलिटिशियन के तौर पर? देखिए, इन चीज़ों को थोड़ा अलग अलग करके देखिए। एक बात तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि केजरीवाल को समय ने खड़ा किया। उस समय का नाम अन्ना आंदोलन था, उसके पीछे क्या क्या था वो अलग बहस का मुद्दा है। और अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से पहले दिल्ली में सत्ता हासिल की, फिर आम आदमी पार्टी ने पंजाब में सत्ता हासिल की, और 10 साल के अंदर अंदर राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल कर लिया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि परंपरागत राजनीति से निराश लोगों के बीच एक उम्मीद की किरण के तौर पर वो उभरे, या उन्होंने अपने आप को उभार लिया। लेकिन दिल्ली का चुनाव हारने के बाद पंजाब जाना मुझे लगता है राजनीतिक रूप से, रणनीतिक रूप से गलत इसलिए नहीं है कि एकमात्र सत्ता अब उनकी जो बची है पंजाब में बची है। तो ये सारे पंजाब के ही तो थे सर जो चले गए। तो उनको खतरे का आभास है ना कि अगला टारगेट पंजाब हो सकता है। तो पंजाब जाकर के अगर वो अपनी डगमगाती सत्ता को बचाना चाहते हैं, संभालना चाहते हैं, तो बुराई नहीं थी रणनीतिक रूप से। लेकिन जिस चीज़ के लिए अरविंद केजरीवाल जाने जाते थे, वही जो उनकी बेसिक्स है वो मिसिंग है। पहली बात, पब्लिक कनेक्ट नहीं है। अगर आपका अपने वर्कर और लीडर से कनेक्ट नहीं है तो पब्लिक से क्या होगा? दूसरी बात, जो लोग गए उनकी बात कर लें, इनमें कितने लोग ऐसे थे जो आम आदमी पार्टी से या अन्ना आंदोलन से जुड़े रहे शुरू से? आप अरविंद केजरीवाल कहते थे कि हम तो मोहल्ला सभा से पूछ के पार्षद तय करेंगे, विधायक का उम्मीदवार तय करेंगे। राज्यसभा के सांसद किससे पूछ के तय कर रहे थे आप? कुल मिला के अरविंद केजरीवाल को सबसे ज्यादा आत्मविश्लेषण करने की जरूरत है। ठीक है सर। कहां से चले थे, क्यों चले थे, कहां पर? ये सारे हैंडपिक्ड लोग हैं। अब मैं विलय वाली बात पे आता हूं, उसमें मेरी राय थोड़ी सी अलग है। अभी तक हम लोगों ने जो देखा है, किसी भी राजनीतिक दल में विभाजन की प्रक्रिया होती है। ये दल कब विभाजित हुआ, नया दल कब बना? भाई बना होगा तभी तो विलय करोगे। आप कोई पार्टियां बनाएंगे तब किसी पार्टी में विलय करेंगे, वो प्रक्रिया अपने को नहीं मालूम। जिस दिन लोग 3 पहुंचे बीजेपी ऑफिस में, 3 लोग थे, बाकी 4 नहीं थे, तो यानी आप एक साथ नहीं थे। तो मुझे चिट्ठी दे दी थी उन्होंने उससे पहले, मुझे लगता राज्यसभा सचिवालय को। उसमें भी पर्सनल वेरिफिकेशन की जरूरत होती है कि वो साइन आपने किए हैं कि नहीं किए हैं, आपको वेरीफाई करना होता है। तो कहीं ना कहीं सभापति ने थोड़ी सी जल्दबाजी अपने निर्णय में कर दी। ठीक है सर। और अदालत का विकल्प तो खुला हुआ। हाँ जी, बताए राहुल जी। देखिए, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रक्रिया में कोई प्रॉब्लम है। एंटी डिफेक्शन लॉ इस मामले में बिल्कुल साफ है। किसी भी लेजिस्लेटिव पार्टी, और लेजिस्लेटिव पार्टी उस हाउस की होती है, बिल्कुल उस हाउस की लेजिस्लेटिव पार्टी अगर 2/3 टूट के वो किसी में शामिल हो जाते हैं तो वो एंटी डिफेक्शन के अंदर नहीं आता। बहुत सारे उदाहरण भी बताए थे। हाँ, ये बहुत सारे उदाहरण हैं, तो इसमें कोई प्रक्रिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मॉरल अलग चीज़ है कि क्या जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, या फिर ग्रह की बात नहीं, मैं दूसरी बात भी बोल देता हूँ, या फिर ऐसे लोगों को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए जिनके खिलाफ अरविंद केजरीवाल हर्षवर्धन जी ने बोला, तो मैं बोल देता हूँ, ऐसे लोगों को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए कि जिसपे ईडी या सीबीआई के मामले। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ सर, आपने मॉरल वाली बात की मुझे समझ में नहीं आया, इसका संदर्भ नहीं समझ में आया। मैं संदर्भ भी बता देता हूँ। भाजपा एक समय में बोलती थी अपने लिए कि हम बहुत मॉरल वाली पार्टी हैं, सर, 160 सीट वाली भारतीय जनता पार्टी की आप बात कर रहे हैं। मैं वही बोल रहा हूँ कि चाल चरित्र और चेहरा वाली बात जो करते थे ना, वो रही। मुझे आप ये बताइए, ये सारे अरविंद केजरीवाल के हैंडपिक्ड लोग थे। अरविंद केजरीवाल के कम से कम 2-3 में से 3 लोग तो बहुत ही क्लोज थे, बहुत खास थे। ऐसे लोगों का जाना, ये अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या बता रहा है? पार्टी पे होल्ड नहीं रह गया उनका, राजनीति में रुचि कम हो गई है, क्या हो गया?
अरविंद केजरीवाल ने क्यों पिक किया था अशोक मित्तल को? जो भी था उनके हैंड पैसा चाहिए था ना। नहीं नहीं, हाँ। तो नहीं, संदीप पाठक संदीप पाठक, राघव चड्ढा, ऐसे लोग एक वक्त तक स्वाति मालीवाल भी बहुत उनके कॉन्फिडेंट लोग में थे। हरभजन ने भी पैसे थोड़ी दिए होंगे। आप ये तो हरभजन बताएं कि दिए थे कि नहीं दिए थे। व्हाट डज इट शो अबाउट केजरीवाल? ये केजरीवाल का तो बिल्कुल साफ है, दिल्ली में अगर वो मैदान छोड़ के भाग गए तो सिंपल बात है कि भाई ऐसे पॉलिटिशियन को क्या जनता दोबारा लेगी कि भाई आप हारे तो आप मैदान ही छोड़ के भाग गए। दूसरी तरफ पंजाब में जिस तरह के हालात हैं इस वक्त पार्टी के, क्या पंजाब में वो अपनी जो जगह है वो कहीं छोड़ नहीं रहे हैं? क्या लगता है आपको पंजाब में फिलहाल? लगता है कि पंजाब में ये लगता है मुझे कि अरविंद के जो आपका जो प्रदर्शन था वो दोबारा नहीं होने जा रहा है। नहीं होगा। हाँ सर, 1 लाख ये पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म है। राघव चड्ढा के आप पहले के बयान देखिए, वो कितनी बड़ी बड़ी बातें करते थे, बीजेपी को कहते थे पैसे दे के विधायक खरीद रहे हैं, और आज ये सिर्फ शुद्ध पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म को दिखा रहे हैं उस पार्टी के लिए जिन्होंने शायद इन्होंने सींचा था। मुझे तो नहीं लगता है कभी सींचा था इनको। एक बहुत प्रोमिनेंट जाया था, बहुत आर्टिकुलेट थे, मिडिल क्लास को बहुत अपील करते थे, शायद इसलिए वो आगे आए थे। लेकिन जिस तरह से इनका बिहेवियर रहा है थ्रू आउट, अगर आप देखें तो वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के वो दोहरी मानसिकता को तो दिखाता ही है। लेकिन खासकर इन 2 व्यक्तियों को प्रति खास कर आप देखें तो ये लगता है कि इन्होंने शुद्धता एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म में एक संदीप पाठक और राघव चड्ढा, संदीप पाठक और राघव चड्ढा दोनों ने एक जंप ली है, एक छलांग ली है, और उसी की परिणति है। आपको आज का इंडियन एक्सप्रेस में बड़ा इसमें क्लियर एक स्टेटमेंट है कि इन्होंने एक प्राइवेट मेंबर्स बिल आगे किया था। उसमें कहा था कि 2/3 से बहुमत से अगर कोई पार्टी बदलता है या विलय करता है तो उसको नहीं माना जाए, 3/4 होना चाहिए था। ये किसका ये राघव चड्ढा का था। तो आप ये समझिए ना, तो उस समय 7 से 8 खोजते ये, उस समय ये विलय कराते। वो 8वें का बयान मैंने पढ़ा, सीचेवाल जी जो हैं, संत सीचेवाल जी, वो कह रहे थे मुझे भी कहा गया था, मुझे भी इन लोगों ने अप्रोच किया था कि आप भी आ जाओ हमारे साथ, लेकिन मैंने इसके लिए मना कर दिया। इनको ये भी बताना चाहिए था किन्होंने अप्रोच किया था। उनको तो नाम बताया था कि बीजेपी वालों ने इनको कहा है आप आम आदमी पार्टी के मेंबर्स को 5-5, 10-10 करोड़ रुपए दे रहे हैं। इनको भी कुछ वैसा ऑफर आया था? अब नहीं सर, ये भी तो यही बात चल रही है कि इन्होंने आपस में ये तय किया, ये सब लोग यही कह रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने जो आज तक कहा था उसका एक भी प्रमाण नहीं दे पाया। उन्होंने कहा था केजरीवाल साहब की दूसरी खबर तो सुन लीजिए आप। केजरीवाल जी से जुड़ी एक और खबर, दिल्ली हाईकोर्ट में उनका मामला चल रहा है। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है और कहा है कि इस चिट्ठी से न्यायपालिका और राजनीति दोनों जगह हलचल है। केजरीवाल जी ने यह कहा है कि वो जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की अदालत में ना तो खुद पेश होंगे, ना किसी वकील के जरिए वो अपनी जिरह करेंगे। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि उन्हें जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा से न्याय मिलने की उम्मीद पूरी तरीके से खत्म हो गई है, अब वो गांधी जी के रास्ते पर चलेंगे। मेरे लिए उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला है, जो फैसला देना है हाई कोर्ट के जज स्वर्णकांता शर्मा जी को वो दे दें, मेरे खिलाफ भी देना है तो दे दें, सुप्रीम कोर्ट जाना होगा मैं जाऊंगा, लेकिन मैं इनके सामने पेश नहीं होऊंगा, मेरा वकील भी इनके सामने नहीं जाए। मतलब कह रहे हैं मेरा मैटर मैं हूं ही नहीं अब इसमें पार्टी, आप एक्स पार्टी फैसला देना है तो वो भी दे दो। मामला क्या है छोटे से बता दूं आपको, शराब घोटाले का मामला दिल्ली की निचली अदालत के अंदर चल रहा था। बड़े कई महीनों के बाद वहां जो जज थे उन्होंने ये फैसला दिया कि केस नहीं बनता इनके ऊपर और इनको आरोप मुक्त कर दिया, सारे लोगों को आरोप मुक्त कर दिया शराब घोटाले में। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, ये देखिए, वो रोए उस दिन, वो आंसुओं से रोए कि ये न्याय हुआ है, ये मुझे इंसाफ मिला है, आज मेरे ऊपर से ये दाग धुल गया। ईडी या सीबीआई जो थी, किसका केस था? ईडी का केस था ना, ईडी पहुंच गई। ओरिजिनल तो सीबीआई का ही केस, नहीं वो जो लोअर कोर्ट वाला था अभी, तो ईडी तो बाद में वो पहुंच गई हाई कोर्ट में थी जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा। केजरीवाल जी ने पहले कहा कि आप अपने आप को इस केस से हटा लीजिए, मुझे आप पे भरोसा नहीं है। जज साहब ने भी सोच विचार किया और उन्होंने इसके बाद कहा कि नहीं, केस तो मैं ही सुनूंगी, मैं आप रिक्यूज नहीं करूंगी। उन्होंने रिक्यूज करने से मना कर दिया। आज केजरीवाल जी कह रहे हैं कि फिर मैं आपके सामने पेश ही नहीं होऊंगा। जब जीत या हार मायने नहीं रखते, उससे भी बड़ा हो जाता है सही और गलत का सवाल। क्या सही है और क्या गलत है? ऐसे समय में हमें ये तय करना होता है कि हम मुश्किल रास्ता चुनेंगे या आसान रास्ता। आज मैं भी एक ऐसे मोड़ पे खड़ा हूँ। बापू के दिखाए रास्ते पर चलते हुए सत्याग्रह की भावना से अब मैंने फैसला किया है कि मैं इस केस में जस्टिस स्वर्णकांता जी के कोर्ट में ना तो स्वयं पेश होऊंगा और ना ही मेरी तरफ से कोई वकील पैरवी करेगा। जस्टिस स्वर्णकांता जी जो भी फैसला सुनाएंगे उस पर समय आने पर मेरे जो भी कानूनी अधिकार हैं
जैसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देना आदि, वो सभी कदम लेने के लिए मैं स्वतंत्र हूं। ये बात आज मैंने एक पत्र लिखकर जस्टिस सूर्यकांता जी को भी सूचित कर दिया है। तो मतलब ये भी अपने स्टैंड पर अड़ गए हैं, जज भी अपने रुख पर कायम है कि केस वही सुनेंगी। अब केजरीवाल जी कह रहे हैं ये सत्याग्रह करूंगा मैं। बताएं त्रिपाठी जी। नहीं, सत्याग्रह तो एक तो ये लोग ना, एक पार्टी ने गांधी का नाम उधारी लेके कितना कुछ कर दिया, आप कोई कहने की बात नहीं है। नाम ले लेके राहुल गांधी क्या क्या कर रहे हैं वो कहने की बात नहीं है। अब ये कह रहे हैं सत्याग्रह गांधी जी से प्रेरित होकर। गांधी जी के ऊपर शराब घोटाले का आरोप था क्या भाई? और गांधी जी कब सत्ता के, गांधी जी ने तो सत्ता छोड़ दी थी। ठीक है भैया, नेहरू जी ले लें, जिन्ना जी ले लें, पटेल जी ले लें, फलाना जी ले लें, धमाका जी ले लें, वो तो अपने आप एक कुटिया बना के अपना धोती लपेट के चल देते थे। उनको देश गरीब दिखा था। ये तो आदमी तो 2 साइज ढीली शर्ट पहन लेता है, रेनॉल्ड की 10 वाली पेन लगा लेता है, नीली वाली वैगनआर, सब गायब हो गया भैया, कहाँ चला गया? और उसके बाद ये कहेंगे कि हम सत्याग्रह कर रहे हैं। मतलब राजनीति में जिसको कहते हैं ना कि अभी थोड़ी देर पहले वो मोरल शब्द एक इस्तेमाल किया, तभी मैंने पूछा था क्या है। ये लोग तो सब एकदम घोल के पी गए हैं, खत्म कर दिया है। और ये सत्याग्रह की बात तब समझ में आती जब जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि हम आपको अलाउ करते हैं कि आप जिरह करेंगे। इन्होंने जिरह की, कोई भी ढंग का संतोषजनक आरोप नहीं लगा पाए, कोई ऐसा पॉइंट नहीं दे पाए। स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि अगर कानून के दायरे में एक भी आरोप है तो मैं खुद को रिक्यूज उन्होंने कहा कि जब मेरी लड़ाई आरएसएस से है और जस्टिस स्वर्णकांता ने स्वीकार किया कि वो आरएसएस से जुड़े किसी कार्यक्रम में गई थी, तो मैं कैसे उनके सामने न्याय की अपेक्षा करूं? ये एक ऐसी चीज है जिसको सचमुच इस देश में अब तो बोलना बंद कर देना चाहिए। ये कांग्रेस का एक टूल किट था, एक एजेंडा था कि अगर आरएसएस से जुड़ा हुआ हम सबको अछूत घोषित कर देंगे तो संघ से जुड़े संगठन कोई भी है, वो चड्डीधारी है, वो खाकी चड्डी वाला है, देखो आदमी भला है लेकिन ये क्या तरीका है भाई? इस तरफ आप ले जाना चाह रहे हैं देश को। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश में राष्ट्रीय निर्माण की भावना से काम करता है, वो सीधे सीधे राजनीति नहीं करता, उससे निकलकर रोज राजनीति कर रहे हैं। इतना साहस था तो राहुल गांधी निकल गए होते ना, नहीं कर पाए ना, सोनिया गांधी नहीं कर पाई, आज भी राज्यसभा में बैठी हुई ने। ऐसे लोग कहेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर। और अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं, जरा उसको यूं समझिए कि क्या कोर्ट में वो एक भी ऐसा प्रमाण पॉइंट दे पाए? ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, जज पे आरोप लगाया, जरा सा भी एकदम आइटा ऑफ डाउट हो तो तुरंत निकल जाना चाहिए, ठीक बात है। लेकिन पंच परमेश्वर की कहानी हमने पढ़ी है, झगड़ा होगा जब पीठ पे बैठ गए तो हम निर्णय सुनाएंगे। और आप निर्णय पर बताइए ना, दोनों पक्ष है ना। ये चीफ, मुझे याद नहीं आ रहा, ये चीफ जस्टिस को भी कहा इन्होंने क्या जज हटाने के लिए? कहा ही होगा मुझे लगता है। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, मैं ये फिर बोलता हूं कि जज पे अगर हल्का सा भी डाउट हो तो उसे अपने आप को रिक्यूज कर लेना चाहिए। स्वर्णकांता शर्मा के 2 बच्चे अगर सरकारी वकील हैं और एसजी उनके केस तय करते हैं, तो कोई भी ऐसा डाउट हो, मैं कह रहा हूं सही या गलत, कोई भी ऐसा डाउट हो, उस जज को इस तरह का केस नहीं लेना चाहिए। देखिए केजरीवाल जी का ये स्टैंड कि वो अपने आप को वहाँ प्रेजेंट नहीं करेंगे या वकील नहीं भेजेंगे, बिल्कुल गलत है। ये इंडियन जुडिशियरी है ना, जिसने पूरे लाइन से जितने लोग थे सबको उन्होंने फ्री कर दिया और कहा कि इन पर कोई केस नहीं बनता है। कितना आप वो जजमेंट पढ़ें तो कितना डिटेल में उसने लिखा कि सारा कुकटअप था। वही इंडियन जुडिशरी के सब आपने खड़े हो रहे हैं। आपने ये मान लिया कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जो भी आपने रिक्यूज करने की चीज लगाई थी, उनके इल्जाम, कि वो सही थे, तब भाई अगला स्टेप तो आप लेंगे ना, आप उसको भी तो प्रूव करेंगे कि भाई आपने रिक्यूजल के लिए कहा। उन्होंने मान लिया कि वो बायस्ड है और मेरे खिलाफ ही फैसला ये तो गलत है ना। इस टाइप की जजमेंट तब तो आप लोअर कोर्ट में ही नहीं जाते, आप मान लेते कि हम अपने ये नहीं भेजेंगे। क्यों भेजा आपने भाई? उनके खिलाफ भी कुछ निकालते हैं। मुझे आप बताइए, आप सब लोग गलत सही की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ये उस आदमी का राइट भी तो है। उसने कहा मुझे ये उनको मुझे नहीं, मैं नहीं अपीयर होऊंगा। थोड़ा समय से बताइए, राइट ये नहीं है कि आप जज की इंटीग्रिटी पे सवाल नो, ये नहीं, दोनों का फर्क समझिए। अगर वो आप ये कहें कि हमें न्याय नहीं मिल रहा इसलिए हम क्या करें, और आप ये कह रहे हैं कि जज के ऊपर हमें संदेह है, फिर मैं कह रहा हूं, मैं गलत या प्लीज, मैं गलत या सही में नहीं जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि मतलब हम हर बात पे इतना आंदोलित ना हो जाए ना। अगर इस देश में किसी को ये लगता है कि मुझे ये जज साहब बायस लग रहे हैं या ये पुलिस वाला बायस्ड है, बिल्कुल ठीक, तो वो अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र है, वो कह रहा है अपनी बात। इसका तरीका वही मैं कह रहा हूं। जब आपने कहा कि बायस हैं, तो आप क्या सिर्फ मेरे मन में आया इसलिए मैं कह दूंगा बायस है? आपको जो बुनियाद है उस पर करना चाहिए, और नहीं तो आप जिस दिन था आप कहते कि ठीक है अब स्वर्णकांता शर्मा जी नहीं कर रहे हैं, हम जीरा वीरा नहीं करेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट के सामने अर्जी डालते हैं, हमें न्याय की उम्मीद नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ साफ कहा नहीं है,
इसका मतलब ये हुआ ना कि आप पहले सारी चीजों को एक्सरसाइज कर लिए। क्या अब आपको डर लग रहा है कि शराब घोटाले में फंसेंगे ही फंसेंगे? क्या शराब घोटाले में जो आरोप मुक्त हो गए, वो आरोप मुक्त होना मतलब एक जिसको कहते हैं कि कुछ तकनीकी वजहों से हो गया क्या? ये भी तो सवाल है ना। तो आपके खिलाफ फैसला आना, इसलिए इतना आंदोलन कर दीजिए, इतना माहौल बना दीजिए, पॉलिटिकल कर दीजिए कि आपको लगे कि ना ना इसका आप कह रहे हो पहले ही माहौल बना दिया कि भाई मेरे खिलाफ ही फैसला आएगा, तो हम तो पहले ही कह रहे थे कि भाई स्पष्ट तौर पर दिखता है। देखिए, आदर्श स्थिति तो यह है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो जज को खुद को उस केस से हटा लेना चाहिए। इस तरह के तमाम एग्जाम्पल हम लोगों के साथ सामने हैं। लेकिन जहाँ तक केजरीवाल के असिस्टेंट का सवाल है, मुझे लगता है कि वो अपने अधिकार का इस्तेमाल करने के बजाय राजनीतिकरण ज़्यादा कर रहे हैं। भाई, आपको निचली अदालत से अगर बरी किया गया, आप आखिर तक कहते रहते न्यायपालिका में मेरी पूरी आस्था है, आप बरी हो गए, आप केस लड़ते। आप पे कैसे मान लिया कि न्यायपालिका आपके साथ भेदभाव करेगी, और हारने के बाद भी आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे। तो आप पॉलिटिसाइज ना करें, आपका अधिकार तब भी था, अब भी और आगे भी रहेगा वो तो। लेकिन दोनों मामलों में एक तो जज को, जज के लिए भी जज खुद ही हट जाती तो ठीक। न्यायपालिका की गरिमा के लिए, वो तो मर्यादा के लिए आदर्श। अगर वो हो जाता तो सबसे बेहतर स्थिति होती। आइडियल सिचुएशन। अगर जब बात कर रहे हैं फिर आप दोनों बात कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, जस्टिस अगर खुद कह दें कि नहीं हम हट रहे हैं, ये उनका अपना कॉन्शियस है ना। जैसे हम लोग कह रहे हैं कि इनके अधिकार, पर गरिमा यही है, गरिमा यही है कि अगर डाउट हो तो जजेस अपने आप को रिक्रूज कर लेते हैं, और ये जुडिशरी में एक नॉर्म रहा है। इन्हीं के किसी केस में जज ने किया रिक्यूज सर, केजरीवाल की। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है वो। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, है। नहीं सर। दो बच्चे अगर आपके सरकार में वकील हैं, आप ये कह रहे हैं कि किसी भी जज का कोई बच्चा अगर भारत सरकार में वकील है तो अरविंद केजरीवाल का फैसला गलत अगर एसजी वहां पर हैं और एसजी तय कर रहे हैं केसेस, तो बिल्कुल ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ भारत इंटरेस्ट। सरकार के पैनल में होंगे तो एसजी तो टॉप बॉस, टॉप अथॉरिटी होगा ही होगा। तो बिल्कुल, लेकिन ये कहना कि भारत सरकार के पैनल में अगर किसी जज का बच्चा है तो फिर वो जज किसी राज्य सरकार से जुड़े हुए घोटाले के मामले का केस नहीं सुनेगी, ये तो सर फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। फिर तो किसी भी राज्य का मसला आ जाएगा। नहीं कर बाकी सुनिए, कोई मना थोड़ा कर रहा है। वही तो कह रहा हूं, लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो है ही ना। अगर आप भारत सरकार ने केस किया हुआ है किसी सर, भारत सरकार के पैनल में, अरे ये छोड़िए, अब इस पर हम क्या फैसला कर लेंगे। आपने अपनी बात कह दी, आपने अपनी बात कह दी। वही बात जो मैं कह रहा था अभी आपसे कि अंपायर पे अगर शक हो, तो आपने कहा कई बार वो मधेपुरा में शरद यादव जी धरने पर बैठ गए थे कि ठीक नहीं हो रहा मेरे खिलाफ वो, और जो चुनाव जीत भी गए। अब यहाँ फैसला जो है केजरीवाल जी को रिलीफ वाला आ जाए। जस्टिस वर्णकांता कहते हैं कि निचली अदालत ने जो इनको बरी किया, तो फायदा होता कि अगर डिसमिस कर देती केस, कहती कि नहीं वो गलत किया गया है, अगले कोर्ट जाइए। तो भाई जब ट्रायल कोर्ट ने कह दिया कि आप फ्री हैं तो मान लेना चाहिए। दो खबरें, एक अपने देश की और उसके बाद कुछ आपको विदेश का हाल बताएंगे, दुनिया में क्या हो रहा है। पहली खबर लेकिन थोड़ी थोड़ी जुड़ी हुई है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यक्रम में गोलीबारी की घटना हुई, आपने सब देखा। उनका जो व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स के साथ एक एनुअल डिनर का कार्यक्रम था, वो एक होटल में चल रहा था, और फिर वहां पर एक हमलावर ने दौड़ते हुए गोलियां चलाते हुए अंदर घुसने की कोशिश की। एक पुलिस वाले को गोली लगी भी, लेकिन वो जीवित है क्योंकि बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनी हुई थी। हमलावर भी पकड़ा गया, वो भी जीवित है। और जिस तरीके से हड़कंप मचा अंदर उस हॉल में, ट्रंप को उठा करके खींच के ले जाया गया। वो अपनी पत्नी के साथ बैठे हुए थे, जेडी वैंस बैठे हुए थे स्टेज पर, उनको बिल्कुल बाजुओं से ऐसे पकड़ के खींच के सिक्योरिटी वाले लेके गए बचाने के लिए। अफरा तफरी मच गई पूरे हॉल के अंदर, लोग टेबलों के नीचे छिप गए। पहली बार दुनिया ने देखा कि दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी के कार्यक्रम में भी ऐसा हड़कंप मचाया जा सकता है। अब उस हमलावर की चिट्ठी भी आ गई है, वो उसकी बात बाद में। इस पर भारत में क्या हुआ, भारत में क्या बयानबाजी हो रही है। महाराष्ट्र कांग्रेस के सीनियर नेता हैं विजय वडेट्टीवार, सब जानते हैं इनको महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के बाहर भी। इन्होंने कहा कि ये ट्रंप की नीतियों की वजह से है, जैसी करनी वैसी भरनी। लोगों में नाराजगी थी और वही इस घटना में दिखी है। और फिर आगे वो कहते हैं, जैसे अपने देश में चल रहा है वैसा वहां चला, ये होना ही था और हिंदुस्तान भी बर्बादी के रास्ते पर चल रहा है। आज ट्रंप ने पूरे अमेरिका को बर्बाद कर चुका है, अपने मंसूबे पूरे करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए। जैसे कि देश में चल रहा है अपने हिंदुस्तान में, वैसे ही वहां चला, तो वो होना ही था। जितने लोग रास्ते पर उतरकर उनका विरोध किया, अब हिंदुस्तान में उतर नहीं रहे, तो इनको लग रहा है कि सब कुछ आलबेल है। लोगों में वही भावना आज भी है कि पूरे हिंदुस्तान भी वो बर्बादी के रास्ते पर चल रहा है। ट्रंप के साथ हुआ, ये सही मायने से उस सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति के बारे में नहीं होना चाहिए था।
और जैसे करेगा तो जनता उसका जवाब देगी। अब इनको इससे भारत में से जोड़ने का क्या मतलब है कि भारत, वहां लोग सड़कों पे उतर रहे हैं, यहां नहीं उतर रहे, खुद ही बोल रहे हैं यहां लोग सड़कों पर नहीं उतर रहे हैं, फिर बोल रहे हैं देश बर्बादी के रास्ते पर है, कह रहे हैं ये होना ही था, वहां लोगों में नाराजगी है, यहां भी लोगों में नाराजगी है। जी त्रिपाठी जी, असली संकट यही है और पता नहीं कांग्रेस के नेता इस बात को नहीं समझ रहे हैं या समझते भी हैं तो उनको लगता है कि शायद एक बार तुक्का लग जाए, एक बार वो निशाने पर लग जाए। उनके मन में जो इच्छा है कि अचानक जनता सड़कों पर आ जाए, नाराज हो जाए, कुछ ऐसी एनार्की कर दे, मोदी पर हमले हो जाए, मोदी को कोई डंडे से मार दे, और अब तो उससे भी आगे की बात है, ये तो कुछ विचित्र ही है। और ये वही वाली साइकी है जिसमें जब वो तथाकथित किसान आंदोलन चल रहा था तो उस वक्त क्या कहा गया था। अब वो विजय वडेट्टीवार जी को ध्यान से सुनना चाहिए, याद दिला देता हूं। जैसे हमने तो इंदिरा गांधी को नहीं छोड़ा था, ये मोदी क्या चीज है। थोड़ा तो शर्म करिए नेताजी लोग। हमारे देश के 2 प्रधानमंत्री इसी तरह के अतिरेक का, इसी तरह से जो आप लोगों के मन की इच्छा, बयानबाजी, उसका शिकार हो चुके हैं। वहां तो जाके कम से कम रुक जाइए। और वो दोनों तो कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। मतलब आपको यह भी नहीं समझ में आता कि भारत का प्रधानमंत्री किस कॉम्प्लेक्स, रिगरस, डेमोक्रेटिक प्रोसेस से चुनकर वहां पहुंचता है। वो कोई ऐसा नहीं कि कोई एक कॉन्स्टिट्यूएंसी तय होती है और उसके आधार पर कुछ वोट तय होता है। यहां एक एक व्यक्ति तय करता है। अमेरिका में एक एक व्यक्ति नहीं तय करता है भाई। वहां की तरह नहीं कि पहले उनकी प्राइमरी, उनके चुनाव अलग तरह से हैं। वैसे वो भी डेमोक्रेसी का अपना एक तरीका है, वो भी अपने शानदार तरीके से चुनते हैं। लेकिन भारत में तो कोई एक कहीं सुदूर बैठा हुआ आदमी है, उसको लगता है कि ये पार्टी है तो है। इतने तरह की पार्टियां अमेरिका में तो कुल जमा 2 पार्टियां हैं, 4 पार्टियां और लड़ती हैं, जिनमें ग्रीन पार्टी टाइप भी पार्टी जिसको कोई जानता ही नहीं। भारत में तो एक एक राज्य में 10 पार्टी हैं, एक एक जिले में सैकड़ों प्रत्याशी हो जाते हैं। वो पर्चा जाना छपवाना पड़ता था, वीवीएम दूसरी लगानी पड़ती। वहां ये बात आप जनता को अंडरमाइन कर रहे हैं, ये करना बंद कर दीजिए। और मैं फिर कह रहा हूं, जनता को जब तय करना होता है तो नेताओं के बयान से नहीं, स्थितियों से तय करते हैं। प्रॉब्लम यह है कि जब भी दुनिया में कहीं ऐसा घटनाक्रम होता है, कहीं एनार्की होती है, अभी नेपाल में हुआ, श्रीलंका में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, हर बार हमारे ऑपोजिशन के नेता कहते हैं यही भारत में होगा, समझ रही है, यही होगा भारत में ऐसे ही माहौल है। भारत में तो कोई बाहर निकल नहीं रहा सड़कों पर, जैसे वडेट्टीवार ने साहब ने कहा था। ऐसा लगता है कि हर बार वो जनता को कह रहे हैं, भाई तुम्हें मालूम नहीं तुम दुखी हो, तुम्हें पता नहीं तुम्हारे साथ कितना बुरा हो रहा है, तुम लोग घर के बाहर क्यों नहीं निकलते। देखिए, विजय वडेट्टीवार महाराष्ट्र के कांग्रेस के बड़े नेता हैं और उनका इस तरह का गैर जिम्मेदार बयान ट्रंप के संदर्भ में बात करें तो निहायत ही बेहुदा है और भारत के संदर्भ में बात करें तो निहायत आपत्तिजनक है। लोकतंत्र में असहमति की गुंजाइश भी रहती है और उसकी लंबी परंपरा भी है, चाहे अमेरिका हो यहाँ हो। अमेरिका में 90 लाख लोग सड़क पर उतरे ना, उसकी तो किसी ने आलोचना नहीं की, पर आप उसके लिए हिंसक तरीका अपनाएंगे वो कहीं स्वीकार्य नहीं हो सकता, ना अमेरिका में ना यहाँ। मुझे लगता है कांग्रेस के नेता इस तरह की भाषाएं ज़्यादा बोलते हैं, तो कांग्रेस पार्टी को थोड़ा सा सोचना भी चाहिए, इनको समझाना भी चाहिए। सर, अगर देश में अगर मौजूदा सरकार के खिलाफ इतना रोष होता तो कांग्रेस जीत रही होती ना चुनावों में, नहीं जीत रही होती। अगर खुद ही कह रहे हैं ना वो कि वहां पर लाखों लोग निकले, यहाँ लाखों लोग निकल रहे होते, मोदी के खिलाफ निकल रहे होते, तो किसी के साथ भी तो होते। मैं वही कह रहा हूँ, तो ये इनकी जो मन की भावना है या जो आकांक्षा है वो अपनी जगह है, लेकिन राजनीति में एक मर्यादा होती है, उसको मत लांघिए। चुनावी राजनीति है, हर समय कहीं ना कहीं चुनाव हो रहा था, अभी 5 राज्यों में हो रहा है। अगर सरकार से नाराजगी है तो उसमें दिखेगी, बिल्कुल वही तरीका है। 24 में लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें दिखनी चाहिए थी। अगर थोड़ी बहुत कहीं असहमति थी वो दिखी, सीटें कम हुई। और मोदी पर बोलते हुए आप अपना नुकसान कर लें, ये कहां की बुद्धिमानी है। मोदी नेता बीजेपी के हैं, प्रधानमंत्री देश के हैं, ये फर्क हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। एक अगली कंट्रोवर्सी आपको बताता हूं मैं। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, ये वैसे तो बहुत जो बात कहते हैं उसमें से विवाद ढूंढ ही लिया जाता है, कुछ ना कुछ तो ऐसा हो ही जाता है, लेकिन इस बार जो इन्होंने बोला उसमें विवाद जो है, जिस तबके को ये एड्रेस करते हैं हिंदूवादी, उसी सेगमेंट में, उसी सेक्शन में आपत्ति हो गई। नागपुर में छत्रपति शिवाजी महाराज पर इन्होंने एक बयान दिया और वही कंट्रोवर्सी है। अपोजिशन ने भी धीरेन्द्र शास्त्री पर शिवाजी महाराज के अपमान का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने भी इनके खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है, इवन AIMIM वाले भी इनके खिलाफ बोल रहे हैं, इमेजिन कीजिए आप। और महाराष्ट्र में इनकी एंट्री बैन करने की मांग कर दी गई है। विवाद बढ़ता हुआ देख करके
इन्होंने सफाई दी और उन्होंने कहा कि उनके बयान को जिस तरीके से देखा गया, समझा गया, वो गलत है और उनका कहना वो नहीं था। और शिवाजी महाराज के अपमान के बारे में तो वो सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। उनके बयान का गलत अर्थ निकाला गया है। फिर भी अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची तो वो कह रहे हैं कि मैं माफी मांगता हूं। दोनों स्टेटमेंट सुना देते हैं आपको। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज जब बहुत थक गए युद्ध करते करते, उनको लगा कि हम थक गए, तो एक दिन स्वामी समर्थ रामदास जी के पास गए और उन्होंने अपना मुकुट उतारा और कहा कि हमने बहुत लड़ाइयां लड़ ली, बहुत युद्ध कर लिया, अब कृपा करो कि अब हमें बहुत लड़ना नहीं, अब एक बड़ी दया करो, ये मुकुट संभालो आप, ये राजपाट आप संभालो, आपकी आज्ञा से ही हम चले, अब हमसे चला नहीं जा रहा, अब हमसे युद्ध लड़ा नहीं जा रहा, हम बहुत थक गए, अब हम विश्राम चाहते हैं, अब हम आराम चाहते हैं, अब हम कुछ दिन कुछ करना नहीं चाहते। मुस्कुराते हुए स्वामी समर्थ रामदास भगवान ने कहा, ठीक है, हमें स्वीकार है, लेकिन एक बात हम कहना चाह रहे, आप हमारे कौन हो? बोले हम आपके शिष्य हैं। तो वो हम कौन हैं? बोले आप गुरु हो। तो बोले शिष्य का कर्तव्य क्या है? बोले जो गुरु आज्ञा करे वो शिष्य का कर्तव्य है। तो स्वामी समर्थ रामदास जी ने मुकुट उठाया और उनके सिर पर रखा, बोले आज से मेरा राज्य है, मैं चलाऊंगा, पर आज्ञा तुम्हें है, तुम्हें संचालन करना है। कुछ लोगों ने हमारे वक्तव्य को अलग तरीके से प्रस्तुत किया, जिनको पढ़कर हम, जिनको जानकर हम, जिस भूमि पर आकर, जिनके स्वराज्य गठन की स्थापना को पढ़कर हमने हिंदू राष्ट्र का संकल्प लिया, हमें दोषारोपित किया गया कि हमने उनकी अवमानना की। इस बात को लेकर के हमारे मन में बहुत दुख है, बहुत हमारे मन में खेद है कि जिनको पढ़कर हमने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना को पढ़कर हिंदू राष्ट्र का संकल्प लिया, हम उनकी अवमानना तो दूर की बात है, स्वप्न में भी कोई निंदा करे तो हम सुन भी नहीं सकते। और हम तो क्या, इस देश का प्रत्येक सनातनी यदि आज जीवित है, जिंदा है, हिंदुत्व के लिए यदि वो सजग है, तो सबसे बड़ा श्रेय छत्रपति वीर शिवाजी महाराज का। और हमें इस बात का दुख है कि जो छत्रपति वीर शिवाजी को मानते हैं, चाहे वो संभाजी विग्रह के लोग हों अथवा फिर मराठा साम्राज्य में परंपरा में अपने जीवन को जीने वाले मराठा हों, वो हमारे ही लोग हैं, हम भी छत्रपति शिवाजी को मानते और वो भी उनको ही मानते। और हम लोग आपस में खींचातानी करेंगे तो दूसरे लोगों को मौका मिलेगा। हमारा 1% भी इस प्रकार का कोई मत नहीं था, ऐसा कोई विचार नहीं था कि हम छत्रपति, हमने गुरु महिमा के प्रति कितने वो समर्पित थे, उस वक्तव्य को हमने गुरु महिमा के प्रति गाया था कि गुरुओं के प्रति हमारे देश के राजा, हमारे देश के हिंदू हृदय सम्राट, हिंदुओं के सिरमौर, हिंदुओं के चक्रधर सम्राट छत्रपति वीर शिवाजी महाराज संतों को, मठों को, महंतों को, आई तुलजा भवानी को कितना मानते थे। देखिए, ये सबकी अपनी अपनी राय होगी, जो क्योंकि कुछ लोगों को बुरा लगा तभी उनको सफाई देनी भी पड़ी। लेकिन आप देखिए उस मंच पे कौन कौन बैठा हुआ था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बैठे हुए थे, नितिन गडकरी बैठे हुए थे, सरसंघ चालक मोहन भागवत वहां पर बैठे हुए थे। उनके सामने उन्होंने जो बात कही, तो अगर आपत्ति होती तो सबसे पहले तो उनको वहीं बता दी गई होती प्रोग्राम के बाद कि भाई आपने ठीक नहीं किया। उनकी बातों में कहीं निरादर जैसा उनके भाव में नहीं झलका, लेकिन हाँ कुछ लोगों को लगा कि जो भी शब्द उन्होंने कहा वो भी उनको नहीं कहने चाहिए थे, तो उसके बाद उन्होंने माफी मांग ली। जी प्रोफेसर साहब बोलिए। देखिए, आपको पिछले बार एक इंसिडेंट याद होगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का एक की मूर्ति जो है वो गिर गई थी अपने आप तूफान में। उसके बाद बहुत बड़ा बवाल हुआ था, लग रहा था शायद बीजेपी की सरकार दोबारा वापस न आ जाए, क्योंकि मराठा पूरे मोबिलाइज होने लगे थे। छत्रपति शिवाजी महाराज बहुत एक रिवियर्ड आइकन है पूरे महाराष्ट्र के, और उनको जैसे हम लोग कभी कभी गलती से शिवाजी बोल देते हैं, वहाँ शिवाजी भी नहीं बोलते हैं, या तो छत्रपति बोलते हैं या छत्रपति शिवाजी या सिर्फ महाराज कहते हैं। लेकिन इन बाबा बागेश्वर का ये बयान, मुझे नहीं लगता इसमें कोई उन्होंने बहुत अनुचित बातें बोली होगी। उन्होंने सिर्फ गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा की बात की थी, जो किसी भी तरह से वो ये निरादर वाली तो कहीं कोई भाव नहीं था, लेकिन ठीक है, तो लोग कंट्रोवर्सी खोजते हैं, और जिस तरह से पॉपुलर हुए तो कुछ लोग शिवाजी महाराज को लेके बहुत सेंसिटिव भी हैं लोग, बहुत सेंसिटिव है। महाराष्ट्र में आप जाइए, आप शिवाजी महाराज को अगर आपने, जैसे हम लोग जाते हैं नॉर्थ इंडिया शिवाजी कहते हैं, नहीं, बिल्कुल आप कतई आप पब्लिक नहीं कह सकते इस तरह। हिंद शास्त्री जी की शायद कुंडली, जैसे वो खुद ही बोलते हैं मेरी कुंडली में जो है वो कंट्रोवर्सीज हैं,
तो वो कभी साईं बाबा के बारे में कुछ बोल देते हैं तो कंट्रोवर्सी में आ जाते हैं, तब माफ़ी मांगते हैं। फिर कभी भगवान सत्यबाहु के बारे में कुछ बोल देते हैं तो कंट्रोवर्सी में आ जाते हैं, फिर माफ़ी मांगते हैं। तो थोड़ा अगर ध्यान से बोलें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन इस कहानी में जो सबसे मजेदार चीज़ है वो आपको, मजेदार मतलब प्लीज़ विवाद में नहीं, विवाद में बिल्कुल मजेदार नहीं, विवाद खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन आगे आप देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि ये भी यही दिन देखना बाकी रह गया था क्या। AIMIM के नेता इम्तियाज जलील ने धीरेन्द्र शास्त्री पर हमला किया और कहा कि ऐसे बाबा को मंच से खींचकर उतार देना चाहिए। और उनका बड़ा गुस्सा छलका है धीरेन्द्र शास्त्री के इसी स्टेटमेंट के ऊपर। आप देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री ने तो देवेंद्र फडणवीस के सामने है तो छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में क्या बोला है? अगर सही मानों में अगर शिव भक्त अगर होते वहां पर स्टेज के ऊपर जो बैठे हुए थे ना, उन्होंने उनको पकड़ के नीचे खींचना चाहिए था कि तुम्ही छत्रपति शिवाजी महाराजांचा अपमान करत आहे करके। कहां से नई नई कहानियां लेके आ रहे हैं ये धीरेन्द्र बाबू जी। पैसा कमाने के धंधे कर लिए हैं ये लोगों ने। सिर्फ बाबा बन जाओ, बाबा बनने के बाद है तो फिर बाद में एक दिन पता चलता है कि थोराट टाइप के कितने केसेस ऐसे सामने आते हैं करके। मालूम है ना थोराट कौन है करके? नासिक वाला खराट नाम के जो प्रकरण जो सामने आते हैं ना, यही बाबा की वजह से चल रहे हैं उसमें। देवा रे देवा, वो देवा, आपको वो मीम याद है? उसमें एक वो परेश रावल वाला मीम, उठा ले रे बाबा उठा ले, वही वाली वही भावना आई, उठा ले रे बाबा उठा ले, वही भावना आ रही है। इम्तियाज जलील मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज की जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई किसके साथ थी? औरंगजेब के खिलाफ थी। औरंगजेब की मजार पर जो आदमी फूल चढ़ाता हो, जो लोग फूल चढ़ाते हो, उनको इतना बुरा लग रहा है कि एक बाबा ने शिवाजी महाराज के लिए कह दिया। गजब ही है, ये है भारत देश। कोई कह देगा यही तो खूबसूरती है भारत देश की। देखिए, ये जो कर रहे हैं वही राजनीति है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ इस तरह का बयान हुआ। और मैंने कल भी इस पर जब हम लोग चर्चा कर रहे थे तो मैंने कहा ना, 4 बच्चे वालों को कि थोड़ा उत्साह आ जाता है, उसमें बोल जाते हैं। लेकिन ये जो था ये हमने भी सुना। एक तो छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान, सचमुच कोई उनके बारे में तो कभी कुछ गलत सोच ही नहीं सकता, हिंदू तो सोच ही नहीं सकता, क्योंकि वो एकदम ही भारत में एक हिंदवी स्वराज्य जो अपने आप में स्वप्न था, वो स्वप्न तो उन्होंने ही देखा था। और वही वो शासक के तौर पर, शासन व्यवस्था के तौर पर, हर वर्ग को अपने साथ लेकर चलने के तौर पर वो कमाल के शासक थे। लेकिन ये एक गुरु शिष्य परंपरा में क्या गुरु की भूमिका होती है, शिष्य की भावना को कैसे वो बदल सकता है, उसको बताने का प्रयास उस कहानी के माध्यम से कर रहे थे। कई बार कहानी एकदम वही होती है जो सुनने आती, कई बार जो कहते हैं ना कि सुनने की परंपरा में एक से दूसरा थोड़ा सा बदल जाता है। जलील साहब, अब मैं क्या ही कहूं, मतलब जाने दीजिए क्योंकि सचमुच ना एक, अरे भाई छोड़ दीजिए, बोला तो शब्द निशब्द हो गए त्रिपाठी जी। वो नहीं बोलना चाह रहा हूं, ये व्यक्ति क्या ही, मतलब कम से कम इस मसले पर नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अगर छत्रपति शिवाजी महाराज के मसले पर ये बोलेंगे तो इनके लिए मुश्किल बढ़ेगी। और इनको अगर ये काम करना है तो सबसे पहला काम औरंगजेब को पूजना बंद कर देना चाहिए, बस एक लाइन के बाद। बाकी तो ठीक है, राजनीति है, वो करते रहे। चलें, एक और तस्वीर अभी पश्चिम बंगाल से आ रही है, अभी आई है, तो वो मैं आपको दिखा दूं। दूसरे फेज के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है और हंगामा हो रहा है कई जगहों पर। आरामबाग लोकसभा में टीएमसी के सांसद मिताली बाग की गाड़ी पर हमला हुआ है और वो देखिए वो रो रही हैं। उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की गई है, कांच पांच सब टूटे हुए हैं। टीएमसी की सांसद हैं ये, और इन्होंने बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ऐसा किया है। बताया जा रहा है कि टीएमसी के ये सांसद जब वहाँ से एक रास्ते से गुजर रही थी तो कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की इनके ऊपर, और उसके बाद ये देखिए फिर उनको अस्पताल भी ले जाया गया और वो काफ़ी मतलब बदहवासी में थी। तो सर पीछे कोई नहीं है, पीछे कोई नहीं है। और पहले राउंड में जिस तरह की वोटिंग हुई है, उसकी जिस तरह से व्याख्या की जा रही है, उसमें तमाम राजनीतिक दलों की उम्मीदवारों की धड़कनें बढ़ा दी है। तो कोई भी चांस लेने के मूड में नहीं है। और इसलिए मुझे लगता है कि सेकंड राउंड में केंद्रीय सुरक्षा बलों को, चुनाव आयोग को, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन को ज़्यादा सावधानी की जरूरत है कि किसी तरह का माहौल बिगड़े ना। हमने देखा बम बरामद हुए बगीचे में, तो कहीं ना कहीं तैयारी तो है। आप उस तैयारी को प्रीएम्प्ट करके रोक देते हैं वारदात होने से,
या वारदात होने के बाद लकीर पीटते वो अलग बात। नहीं, शुभेंदु अधिकारी का भी वो बयान उन्होंने कुछ कैटेगोरिकली नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा इस बार एक तरफा नहीं होगा जो भी होगा। तो मतलब तो यही था कि हम केवल पिटेंगे नहीं। अधीर रंजन चौधरी ने उससे आगे की बात कही है। जब कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या हुई, जिसका आरोप तृणमूल कांग्रेस पर है, अधीर रंजन चौधरी ने कहा अपने बचाव के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को घर में हथियार रखना चाहिए। हथियार रखना चाहिए, हथियार रखना चाहिए। ये हालत है बंगाल के। चलिए खैर, लेकिन ये भी बहुत गलत है, बहुत ही बुरा है और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए अगर ये बीजेपी के कार्यकर्ता भी थे तो। आगे बताते हैं आपको। ये जो ट्रंप के ऊपर हमले की खबर थी, इसमें एक बड़ी अजीबोगरीब सी बात हुई है, इसकी दुनिया भर में चर्चा हो रही है, तो हम भी करते हैं बात आपके सामने। जहां वो बैठे थे उस हॉल के बाहर गोली चली। अब इस तस्वीर को आप देखिए, इसको फुल स्क्रीन ले लीजिएगा जरा। प्रोफेसर साहब भी बताएं मुझे, पहले राहुल जी बताएं। राहुल जी ने बहुत अंतर्राष्ट्रीय ट्रिप्स किए होंगे, पता होगा आपको। सर ये बताएं, एक ही लंबी सी मेज है, उसी मेज पे राष्ट्रपति बैठा है, उसी मेज पे उपराष्ट्रपति बैठा है, दोनों की सुरक्षा सीक्रेट सर्विस करती है। गोली चलने की आवाज आई तो सारे के सारे मंच पे आ गए, और लेकिन पहले जेडी वैंस को खींच के ले गए, ट्रंप को बाद में ले गए। इसकी बड़ी चर्चा चल रही है कि उपराष्ट्रपति को पहले बचाया। ये देखिए, ये तो खैर अलग, ऐसा नहीं आप कहना। नोटिस भी करेंगे इसमें, वो देखिए बिल्कुल, तो शुरुआत से चलाइएगा एक बार, फिर दोबारा चलाइए इस तस्वीर को, आप लोग भी जरा गौर से देखिएगा। ये देखिए, ये जेडी वैंस है, इनको खींच के कोने में ले गए, वो ट्रंप अभी बैठे ही हुए हैं, अभी ट्रंप को नहीं उठाया वहां से। अब ये 2-3 लोग उत्साही लोग गए वापस, बोले अरे भाई असली आदमी तो यहां बैठा है, फिर उनको उठा के ले, फिर वो गिर भी गए नीचे ट्रंप। तो ये तस्वीर क्लोज फ्रेम से जो है अभी हमको मिली, तो हमने कहा इसकी बात करें। हाँ, देखिए इसमें कई सारी वीडियोज और तस्वीरें आई हैं कि वो हमलावर कैसे घुसा है, उसके पास 3 वेपन्स थे और उसने किस तरह से गोलियां चलाते हुए अंदर घुसने की उसने कोशिश की, जिसके बाद उसे एंगेज किया सिक्योरिटी फोर्सेस ने। अब ये जो तस्वीर की आप बात कर रहे हैं, इसमें जो जो सीक्रेट सर्विस वाला जिसके पास होगा उन्होंने खींचने की कोशिश की होगी। तो जिस साइड, अगर ट्रंप के सिक्योरिटी या सीक्रेट सर्विस वाले उस साइड होंगे, तो वो जब तक पहुंचे तब तक जेडी वैंस के जो सीक्रेट सर्विस के लोग थे उन्होंने जेडी वैंस को निकाला। और वैसे हर किसी के लिए पहला लक्ष्य ये नहीं होता कि भाई राष्ट्रपति को बचाओ, नहीं होगा, मैं ये नहीं कह रहा, पर बटे सिक्योरिटी वाले तो बटे हुए होंगे ना कि ये जो है ये सिक्योरिटी सर्विस जेडी वैंस को सिक्योर कर रही है, ये लोग इनको कर रहे हैं, वो दूसरे सिक्योरिटी वाले दूसरों को। जेडी वैंस का सिक्योरिटी वाला ज्यादा तेज था, ट्रंप तो उसके बाद 10 सेकंड बैठे रहे वहीं पे। और वैसे भी अगर राष्ट्रपति को कुछ हो जाता है तो नेक्स्ट तो जेडी वैंस है, इसलिए पहले उपराष्ट्रपति। मैं वैसे नहीं बोल रहा, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा, लेकिन मैं आपको वो समझा रहा कि क्या होता वहां पे। तो ये तो अब ये है कि कौन सा हम तो ये बात कर रहे हैं, हाँ, कि ये बड़ा कल से हम लोग कह रहे हैं बड़े इनेप्ट किस्म के लोग हैं। आप देखेंगे ना इस वीडियो को मैंने कई बार ध्यान से देखा, कल जब हम फुल स्क्रीन ले लीजिए, उसमें हुआ कि आप देखेंगे एक दूसरे तरफ से जो आ रहे हैं सिक्योरिटी वाले, वो ज्यादा स्टेप्स लेके ट्रंप साहब की तरफ थे, और यहाँ पर नजदीक है तुरंत, तो 4 कदम। और इसके पहले कि ट्रंप साहब रिएक्ट करते वो उठ के खड़े हो गए जेडी वैंस, और अपने आप सर जेडी वैंस को यूं कंधे से खींचा है, उठाया भी नहीं है, खींच के लेके गए। जनरली जो प्रोटोकॉल होता है पहले नीचे गिरा लेते हैं, वो तो ऊपर आ जाते हैं ताकि अपनी बॉडी पर सारे गिरे हुए हैं, पहले नीचे गिराया जाता है ताकि उसे सिक्योर किया जाए, उसके बाद निकाला जाता है। भाई लेकिन बड़ी गजब ही बात थी ये तो। बट आप ये देखिए ना, जब इन पर पहली बार अटैक हुआ था जुलाई 2024 में, स्टेज पर कोई भी सीक्रेट सर्विस वाले नहीं थे, वो अकेले थे, या एक और पीछे कोई एक और कैंडिडेट। अब वो जो व्यक्ति जो हमलावर जो था, उसने यहाँ आने से पहले एक लंबा चौड़ा चिट्ठा जो है वो अपने दोस्तों परिवार के लोगों को भेजा था, सबसे माफ़ी मांगी थी, और उसने बताया कि वो क्या करने जा रहा है। तो उसने बड़ा क्लियर लिखा था कि मेरे टारगेट ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े लोग हैं, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो उसका सीधा था कि वो ट्रंप तक पहुंचता तो ट्रंप को मारता, गोली मारता, तो इसको ट्रंप के ऊपर हमला माना जाएगा। अब उस व्यक्ति ने जो वो चिट्ठी लिखी थी, उसमें उसने क्या लिखा था, आई एम नो लॉन्गर विलिंग टू परमिट a pedophile, rapist and traitor to coat my hands with his crimes. मैं अपने नाम पर एक पीडोफाइल को, बच्चों के साथ शोषण करने वाले को, एक बलात्कारी को और एक गद्दार को मैं अपने नाम पर राज नहीं करने दूंगा। तो वो मारने ही गया था ट्रंप। एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि उसकी लिस्ट में जिसका नाम नहीं है वो है काश पटेल। कैश पटेल का नाम नहीं है, उसने कहा सबका नाम है एक्सेप्ट कैश पटेल, लिखा है एग्जैक्टली। FBI की, मैं FBI चीफ को नहीं मारूंगा। ये मैंने भी बड़ा अजीब था ये।
इसीलिए मैं आज पढ़ रहा था कहीं कि उनको हटाने की कवायद शुरू हो गई। कैश पटेल को? जी जी, नहीं, वो हटाने की कवायद तो पहले से थी, अब इस चिट्ठी के बाद और तेज हो जाएगी। चलें, ये है वो व्यक्ति जो है। अब एक खबर जाते जाते वो बता दें आपको कि ये क्या हो रहा है। पाकिस्तान में जो है उनके राजधानी खुल गई है 2 हफ्ते के बाद। उनको लगा कि अब यहाँ कोई नहीं आ रहा, ना अमरीकी आ रहे, ना ईरानी भी आके चले गए, तो अब कम से कम अपने लोगों को खोल दो, पिंजरों से आज़ाद कर दो। तो रावलपिंडी और इस्लामाबाद खोल दिए गए हैं। इसकी घोषणा उनके विदेश मंत्री ने की है कि नाउ रूट्स आर ओपन। हुआ क्या है, अरागची आए, अरागची जब आए पहुंचे, उसके बाद वो वहां से चले गए ओमान। अमरीकियों ने कह दिया कि अच्छा ये तो आके चले गए, तो अब हम नहीं आ रहे। ट्रंप ने कहा जो बात करनी होगी फोन पे कर लेंगे, 18 घंटे की फ्लाइट लेके कौन जाएगा, कौन आएगा। अरागची ओमान से फिर वापस इस्लामाबाद आए। इस्लामाबाद में उन्होंने पहले अपनी बात बता के गए थे पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानियों ने अब ट्रंप को बताई होगी, ट्रंप से जो सुना होगा वो उन्होंने फिर अरागची को, ईरान के विदेश मंत्री को बताया। इसके बाद ये चले गए हैं रूस। अब मतलब बातचीत हो रही है, लेकिन इनडायरेक्टली बातचीत हो रही है, एक साथ एक जगह बैठकर बात नहीं हो रही है। सर एक चीज और कहा यह जा रहा है कि ईरान ने यह कह दिया है कि न्यूक्लियर पर अभी कोई बात नहीं करेंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तुम खोल दो, तो हमारी तरफ से भी खुली है। इसी को इस वक्त जो है एक यही पॉइंट पर अग्री कर जाओ। और ओमान जाके वही बात हुई, सॉरी आप बोलिए। नहीं, ओमान जाके वही बात होगी, क्योंकि इनका कहना है ईरान और ओमान मिल के कंट्रोल करेंगे हॉर्मुज, और जो भी पैसा आएगा हम शेयर करेंगे, मतलब जो इनका ईरानियंस कह रहे हैं। और वही बात जाके ओमान में कही होगी, फिर आके पाकिस्तान को वो बताया होगा कि हम और ओमान इस चीज़ पर अग्री किए, जो मुझे लग रहा है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो रूस जा रहे हैं, चाइना नहीं जा रहे हैं, जब जाना चाहिए था। कुछ उनका भी इंटरवेंशन होता है, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ चाइनीज भी हो जाते, तो ये लगता कि नहीं, तो मतलब अब तो हार्ड और स्टैंड और हार कर लिया ना ईरान ने, अपना हार्डन कर लिया है, और अभी भी वो हॉर्मुज को खोलने की फिराक में नहीं है। इसीलिए वो ओमान से वो अलायंस कर रहे हैं। पता नहीं वो ओमान एग्री तो नहीं करेगा, मुझे लगता है। और ये ओमान एग्री करे ना करे, भारत जैसे देश भी इसका रजिस्ट करे। सर मैं ये पढ़ रहा था कि इनको कोई जल्दी नहीं है, ब्लॉकेड अगर लगा भी हुआ है। ट्रंप वैसे ये कह रहे हैं कि 3 दिन अगर ये लोग नहीं माने, इनका तेल अगर प्रोडक्शन बंद रहा तो सारे फट जाएंगे, सारा तंत्र उनका जो भी है नेटवर्क पाइपलाइंस का, वो प्रेशर नहीं झेल पाएगा नीचे से तेल का। लेकिन ये कह रहे हैं कि भाई इन्होंने बहुत झेला हुआ है, ये सब झेल लेंगे, नहीं जल्दबाजी नहीं है ईरानियों को। देखिए ये तो साफ है कि ईरान अब जल्दबाजी में नहीं है। पहली बातचीत जब हुई थी तब ऐसा लग रहा है कि दोनों पक्ष इक्वली इंटरेस्टेड है कि जल्दी से जल्दी संघर्ष विराम हो और बात आगे बढ़े। लेकिन 15 दिन उस बात को गुजर चुके हैं। 15 दिन में जिस तरह के ट्रंप के तेवर बदले हैं बार बार, उससे ईरान को लगता है कि बहुत ज़्यादा जल्दबाजी अपनी तरफ से नहीं दिखानी है। दूसरा, जिस तरह से ईरान के विदेश मंत्री रूस गए हैं जी, उससे ट्रंप और ज़्यादा भड़क गए। उसके बाद ही इन्होंने अपनी धमकी फिर दोहराई है। तो कुल मिलाकर के ईरान जल्दबाजी में नहीं है। पाकिस्तान मीडिएशन से लगभग आउट है, वो वाया मीडिया वाला काम चल रहा है कि मैसेज आपको दे दिया, आपने वहां पहुंचा दिया, तो उसका रोल खत्म है। अब चाइना वाला जो एंगल है वो देखने वाला होगा। अगर चाइना का दुनिया, लेकिन अब दुनिया भी कब तक बर्दाश्त करेगी, ये भी सवाल अब एक है। चलिए आज सर इस समय इतना ही था। बहुत खबरों पर बात हुई। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अमिताभ जी आपका, राहुल जी आपका, राजकुमार जी आपका, शोधन जी बहुत धन्यवाद।